सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। कौन? हम लोग। ठीक, तो शुरू किया जाए फिर ये कारवां। चीज़ें जो है, हाँ जी। आई कंप्लीटेड योर वन शॉट इकोनॉमिक्स सर विवेक मांडवी। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, यस। सर बिना पढ़े यूपीएससी कैसे क्रैक करें? बेटा उसके लिए तो हमारे पास में पर्सनली मिलना पड़ेगा। उसके लिए जो है हम स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लासेस देते हैं अलग से। आशीष कुमार सर आपकी वजह से मेंस में 341 है। अच्छा चलो, तो शुरू करते हैं। बेटा से जय सैनी, क्या नाम है? जय लिख रहे हैं, गुरु जी को मेरा बलबन वाला सिजदा। अच्छा सर, आज हिस्ट्री एंड हो जाएगी। आज हिस्ट्री एंड नहीं होगी, कल हिस्ट्री एंड होगी। और कल क्या मतलब, कल एंड हो जाएगी, लेकिन एक भक्ति सूफी थोड़ा सा हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है तो हिस्ट्री का ही पार्ट, तो उसको भी करेंगे। देन हमारी हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड देन उसके बाद हम कुछ करेंगे, बिकॉज या तो देखते हैं, या तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, या मंडे से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। पहले रिवीजन कुछ कर लेंगे, देखते हैं जैसा भी होता है ना। रिवीजन भी हम लोग कर सकते हैं। देख रहे हो कितने कष्ट सह के आज़ादी दिलाई है तुम्हें, और तुम हो कि तुम्हें बिना पढ़े यूपीएससी क्रैक करना है। शर्म है? कुछ शर्म बाकी है तुम्हें? क्यों सर? कल गांधी जी आए सपने में, बोले अच्छा। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होगी क्या? कि कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ने आए हो रोमित कुमार? सर पॉलिटी का रिवीजन करवा देना। हाँ देखते हैं, नहीं तो रिवीजन ही कर लेंगे 2-3 दिन, है ना। चलो सर जी, चाइना में डीप सी का है, कुछ भी लिखते हो यार तुम लोग, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या, अब तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें कि कल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। कल नहीं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपने केसरी हिंद का टाइटल दिया, वापस लौटाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस करी, और उसके बाद हुआ ये कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अब अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एकदम बेस फिर से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ वहाँ से गांधी जी आए और ये सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, देन उसके बाद उन्होंने जो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट आया, जो हमने कल पढ़ा, उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर रहा हूँ, तो अपने दिमाग में आँख बंद करके चलाते रहना, है ना। तो चंपारण वॉज अगेंस्ट द थिनकटिया सिस्टम, राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, मिल ओनर्स के खिलाफ अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को इन्वाइट किया। खेड़ा सत्याग्रह वॉज रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स। और उसके बाद ठीक है क्या हुआ था, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट पास हुआ। ठीक है, जिसमें कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधा जेल 2 साल के लिए विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रायल। और उसके खिलाफ सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गांधी जी ने। स्वराज सभा का गठन किया, है ना, 1920 में। और स्वराज सभा में होम रूल लीग जो एसोसिएशन, उसके मेंबर्स को, जो यूथ है, उसको लेके स्वराज सभा का गठन उन्होंने किया। और जब गठन उन्होंने किया तो आपको पता है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट हो गई। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट की वजह से, और वो बैसाखी का दिन था। और केसरी हिंद का टाइटल वापस लौटाया, जो बोर वॉर से मिला था गांधी जी को, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उसके बाद खिलाफत आंदोलन लॉन्च होता, जिसका लेना देना इंडिया से नहीं था, टर्की से था, बिकॉज खलीफा को हटा दिया गया था वहाँ से। तो इसलिए अब यहाँ पर अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने लॉन्च किया खिलाफत आंदोलन। इसमें हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, हसरत मोहानी भी थे। और जब इन्होंने लॉन्च किया तो गांधी जी ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी, और वहाँ पर एक जो ऑल इंडिया खिलाफत
कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बनी थी वो कहाँ पर बनी थी, बॉम्बे में बनी थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और जो कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में जाके होती है 1919 में, और इसमें गांधी जी पहले मतलब इन्होंने गांधी जी ने स्पीच दी, पहले उसके प्रेसिडेंट काइंड ऑफ अपॉइंट किए जाते हैं। गांधी जी ने को इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक तरह से अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया, जिसको कि कलकत्ता का जो स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें तो उसको अप्रूव किया गया। नागपुर का जो 1920 का सेशन हुआ था उसमें उसको एंडोर्स किया गया। यहाँ पर कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल में अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। इसके बाद अनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल इन्होंने रिजाइन कर दिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरेशन फेडरेशन नाम की एक नई पार्टी का गठन कर लिया। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है और इसमें बॉयकॉट होना और खासकर जो हमारे लोकल लेवल पे जो स्कूल कॉलेजेस ये सब बनना, जैसे कि काशी विद्यापीठ, ठीक है, और बिहार विद्यापीठ, ये सारे विद्यापीठ और हमारे काफ़ी सारे आश्रम और स्कूल कॉलेजेस बनाए गए। लोकल लेवल पे काम हुआ, बॉयकॉट हुआ, चीज़ें पिकेटिंग का मतलब है धरना देना। इसके बाद 4 या फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है, इंसिडेंट होता है गोरखपुर, जो कि गांव पड़ता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर 22 पुलिस वालों की डेथ हो जाती है ना, जिंदा जला डाला जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। बिकॉज गांधी जी की आइडियोलॉजी ये कहती है कि मीन्स जस्टिफाई द एंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अमीर बनना है तो एक तो फिलॉसफी है कि भाई साम दाम दंड भेद की कुछ भी करो बस अमीर बन जाओ, चाहे लो आदमी का गला रेतो, चाहे घूसखोरी करो, चाहे गलत करो, है ना, बेईमानी करो, बस अमीर बन जाओ। तो एक वो फिलॉसफी। एक फिलॉसफी है कि नहीं, आप सही मीन्स का भी उसमें यूज़ करो, अगर आपके एंड जो भी आपको अचीव करना है तो उसमें सही तरीके से। तो वो गांधी जी की दूसरी वाली फिलॉसफी थी कि हमें मीन्स पे फोकस करना चाहिए। आज को हम वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है, हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें स्वराज मिल जाएगा, पूर्ण स्वराज ही मिल जाएगा, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो उसके बाद हमारी सरकार आएगी। और जब हमारी सरकार यानी कि भारत के लोग जब रूल कर रहे होंगे, भारत की सरकार होगी, उसके खिलाफ लोग वॉयलेंस करेंगे, क्योंकि लोगों के तो खून में बसा हुआ है वॉयलेंस, तो फिर लोग उनके खिलाफ भी वॉयलेंस करेंगे, नहीं हमारे लोगों को मारेंगे लोग जो हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ इसलिए गांधी जी ने उसको इस आइडियोलॉजी को देखते हुए उसको वापस ले लिया। और गांधी जी का भी मानना था कि काफ़ी लंबे समय तक एक बड़ा मास स्ट्रगल नहीं सस्टेन किया जा सकता है, इसलिए गांधी जी को जेल हो जाती है, ठीक है। बट गांधी जी 6 साल की होती है, बट गांधी जी 2 साल में ही वापस आ जाते हैं 1924 में और बेलगांव का सेशन लीड करते हैं। लेकिन उससे पहले होता ये है कि जब गांधी जी जेल चले जाते हैं तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है कि भाई करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। तो इस वजह से यहाँ पर एक वो सेक्शन था जो बोल रहा था कि नहीं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, जो चल रहा था वही चलने दो। उनको बोला गया नो चेंजर। और जो बोल रहे थे नहीं चेंज करने की ज़रूरत है, उनको बोला गया प्रो चेंजर। और इन प्रो चेंजर ने गया सेशन ऑफ कांग्रेस 1923 में अपना अलग से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये सब लोग थे इसमें। CR दास इसके पहले प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी बने स्वराज पार्टी के, जो 1923 में 1923 में बनती है। अब आगे तो होता ये है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है तो याद करो, जैसे कि जब 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय जब एक्सट्रीमिस्ट या तो कोई जेल चला गया, किसी ने एक्टिव पॉलिटिक्स रिटायरमेंट ले ली, कोई विदेश चला गया, तो उसके बाद एक काइंड ऑफ जनता गर्म हो चुकी है, यूथ गर्म हो चुका है, खून गर्म हो चुका है। तब उसको लीडरशिप नहीं मिली तो वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा है। वैसे यहाँ पे भी हुआ, गर्म हो गई है जनता, लेकिन अब वो तो सस्पेंड कर दिया गांधी जी ने। तो अब यहाँ पर सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सोशलिज्म भारत में फैलता है, कैसे फैलता है, कार्ल मार्क्स फैलाते हैं। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है सोशलिज्म की, अगर हम बात करें तो। सर फील हो रहा सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, बस बेटा मज़े ही आ जाए फिर तो। ऐसे सत्यनारायण की कथा में अगर पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाए तो क्यों। तो सोशलिज्म है ना। अब होता ये है ना कि रशिया वॉज द फर्स्ट अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट कंट्री। वहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 के टाइम पे, 1917 के टाइम पे, और वहाँ पे जो ज़ारिस्ट रेजीम चल रही थी उसको उखाड़ फेंका, ठीक है, आंदोलन करके, रेवोल्यूशन करके। अभी सोशलिज्म की फिलॉसफी कहती क्या है, जो कार्ल मार्क्स है ना, आपने सुना होगा मार्क्सिस्ट है ये, है ना। तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी ये बोलती है कि भाई जो अगर इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी बनानी है तो ये धर्म अर्म को छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो धर्म अर्म सब फर्जी की बातें हैं। इक्वालिटी अगर बनानी है तो ये रूलिंग क्लास को हटाना पड़ेगा। रूलिंग क्लास को हटाने का एक जो तरीका है वो ये है मास स्ट्रगल। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से नहीं हो जाएगा कि आपने गोली जाके मार दी, खत्म, तुमको लटका देंगे, तुमको 3rd डिग्री टॉर्चर देंगे, क्या करोगे फिर? मर्सी पिटिशन साइन करवाएंगे तुमसे, क्या करोगे फिर? तो मास स्ट्रगल की ज़रूरत है। और अगर इक्वलिटी लाना है और ये जो एक तरह से
एक इक्वालिटी को बनाना है और ये रूलिंग क्लास को अगर हटाना है तो, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी कहती है। तो रशिया में इसी बेस पे, इसी थ्योरी पे रेवोल्यूशन हुआ। उस समय था वहाँ पे लेनिन, ठीक है। तो लेनिन जो है रेवोल्यूशन करता है और यही जो आइडियाज़ हैं इंडिया में भी स्प्रेड होते हैं कि इसको उखाड़ फेंकना है, ठीक है। तो इसी को लेके एक कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनती है 1920 में, 1920 में। ये वही पार्टी है जो कांग्रेस को, जब हम आज़ाद होते हैं 1947 में, तो कांग्रेस वॉज दी लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें लोकसभा में जो इलेक्शंस हो रहे थे, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम तक वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही थी, ठीक है। अब उतना ज़्यादा बहुत मतलब वजूद तो है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उतना नहीं आपको देखने को मिलता, बिकॉज भाजपा मतलब एनडीए है ना, भाजपा है, कांग्रेस है, जनसपा, तो आम आदमी पार्टी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उतना आप नहीं सुनते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में बनती, ताशकंद जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। वहाँ पर कौन बनाते हैं? मनींद्र नाथ रॉय बनाते हैं। इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे इस लेनिन से, जो कि रशियन रेवोल्यूशन के लीडर थे। बट होता यह है कि ये फॉर्मलाइज होती 1925 कानपुर में। कैसे फॉर्मलाइज होती? तो एक्चुअल में एक 1924 में कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है। कानपुर में ये लोग, कुछ लोग मिलते हैं ऐसे दंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, लोग बोलते हैं चलो वही परमार से मिल के आते हैं। तो ब्रिटिशर्स को जब बात पता लगी तो उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ चार्जेस लगा दिया, ये कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ। अब आप कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे, इस बेसिस पे कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप कुछ चार्जेस तो मतलब आप जेल में तो डाल नहीं सकते। तो उन लोग को रिलीज़ किया गया। एंड ये जो 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी इंडिया की, ये तो बाहर बनी थी, ठीक है। और इन लोगों ने खुद की एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई इंडिया में, ये जो लोग थे, ठीक है। तो फिर ये फाइनली 1925 में मर्ज हो गई थी। ये जो एम एन रॉय ने बनाई थी और ये जो ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, इन लोगों ने बनाई थी। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी, क्या कि 1920 में बनी और 1925 में फॉर्मलाइज हुई। और फाउंडर कौन थे? एम एन रॉय, मनींद्र नाथ रॉय। बस पॉलिटी में इनके बारे में कुछ मैंने आपको पढ़ाया था 1934 में। क्या कुछ याद करो? 1934 एम एन रॉय कुछ पढ़ाया था पहले ही चैप्टर में ऑफ पॉलिटी, कि इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की डिमांड रखी थी। क्लियर है? याद हो गया? 1920 याद रखना है। 1925 और 1924 में कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है। ऐसे 1929 में भी एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है। केस क्या था उसके हमें डेप्थ में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं। अभी तक तो शायद एसएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन अगर पूछ ले तो ईयर पता होना चाहिए। 1920 में एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है। ट्रेड यूनियन आप जानते हैं ट्रेड यूनियन क्या होता है? तो जब वर्कर है, वर्कर अपना मालिक से, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो कि अभी आपने, आई थिंक मारुति ने, किस कंपनी ने निकाल दिए थे अभी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को? मारुति ने निकाला था ना, आई डोंट नो क्लियरली। हाँ, तो आई थिंक मारुति ने निकाल दिया था एकदम से अपने से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को। तो ऐसा नहीं कि एक एक एम्प्लॉय जाएगा मालिक के पास, उनका एक यूनियन होता है, संघ होता है, ट्रेड यूनियन होता है। वो ट्रेड यूनियन ने धरना दिया, अपनी मांगे रखी कि भाई एकदम से आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो बिना किसी नोटिस के। तो वो ट्रेड यूनियन अपना एक बात रखता है, ठीक है, मालिक के सामने, फिर जो भी जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, तो वो होते हैं ट्रेड यूनियन। पहले ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अगर ट्रेड यूनियन नहीं होते हैं तो शोषण जो है वर्किंग क्लास का, वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हो, ठीक है, अब मान लो कि आप में से कोई एक आया, सर ऐसा है क्लास टाइम पे लिया करो, टाइम पे आया करो, नहीं बता रहे हैं फिर हम उड़ा देंगे तुमको, ठीक है, अगर ये तुम रोज़ रोज़ लेट आते हो। मैं कहूँ चलो यार, ठीक है। अब तुम मान लो सब एकदम से है, सर हम बता रहे हैं कि अगर क्लास में तुम टाइम पे ना आए ना तो तुमको उड़ा देंगे। तो अब हम जो है थोड़ा सा सदमे में आएंगे कि भाई यार ये सारे मिल गए, अब दिक्कत हो सकती है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है 1920 में। ये ट्रेड यूनियन की जो सबसे पहली एक तरह से हम नींव अगर बात करेंगे तो वो रखते हैं, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी पूछ ले, एन.एम. लोखंडे, इनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने बॉम्बे मिल एसोसिएशन बनाया था सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत कम चांस है कि पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले, ठीक है, पूछा जा भी सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नारायण मल्हर जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल और जोसेफ बाप्टिस्टा। तो लाला लाजपत राय की अगर बात करेंगे तो ये इसके पहले प्रेसिडेंट बने इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक है। यूनियन बनाना पड़ेगा दोस्तों, बगावत की बू आ रही है, गद्दारी कर बे क्यों। 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नारायण मल्हर जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल और जोसेफ बाप्टिस्टा। बटिस्टा नहीं है, ठीक है, बाप्तिस्ता है। कास्ट मूवमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कास्ट मूवमेंट भी इसी टाइम पे चल रहे थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर चला रहे थे केरला में 1924 में, 1924 के टाइम पे। महद सत्याग्रह मैंने आपको पढ़ाया था 1927 में,
डॉक्टर अंबेडकर जी, ठीक है, इनका सबसे बड़ा जहाँ पर इन्होंने महद जो टैंक था महद में, ठीक है, महाराष्ट्र में, वो वहाँ पर मतलब पूरे दलित्स को लेके गए जहाँ पर दलित्स को अलाउड नहीं था पानी वानी लेना यहाँ से। और साथ ही साथ 1930 में इन्होंने क्या चलाया था, 1930 में। तो 1930 में अगर आपको याद हो सर, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो कि नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, साउथ इंडिया में भी चला था। अगर आपको याद हो, के केलप्पन, टी के माधवन, वो साउथ इंडिया का था। नॉर्थ इंडिया में अंबेडकर जी ने किस टेम्पल ऑफ नासिक से इसको शुरू किया था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट को। प्लस इन्होंने 1924 में ही बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी। किसी भी, चलो तो कल पढ़ाऊंगा 1932 का जब आएगा वो, ठीक है, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट साइन होता है, तो कहीं पे भी हरिजन अगर आप देखोगे तो हरिजन कभी भी अम्बेडकर जी से एसोसिएट मत करना, क्योंकि हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था, अम्बेडकर जी उस वर्ड से चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे तो हम कल के लेक्चर में शुरू में ही देखेंगे। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है, ये जो है इन्होंने बनाई थी 1924 में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं कि नासिक का जो कालाराम मंदिर है, कालाराम टेम्पल है, वहाँ से शुरू करते हैं। नॉवेल्स और बुक जो इस टाइम पे लिखी गई थी जिन्होंने और यूथ को इंसाइट किया, बंदी जीवन सचिन सान्याल, पाथर डाबी शरद चंद्र चैटर्जी, और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा। ये दोनों किताबें इस बार के आपके मेंस में पूछी गई थी। अब क्योंकि मेंस से पूछी गई थी इसलिए क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पिछली बार भी मैंने करवाया था ये, ठीक है, और मैचिंग में इस बार पूछी गई हैं। और बहुत मतलब आप, मैं क्या बताऊँ, 90% से भी ज़्यादा लोग का ये किताबें कहाँ से आ गई। हम तो वंदे मातरम पढ़ते हैं बस, वही ये किताबें कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई। ये बैच में भी पिछली बार ही पढ़ाया था, माइंड मैप में भी था, आप खोल के देख सकते हो, जो पुराने माइंड मैप पढ़े हैं उसमें भी था, ट्रिपल आर करवाया था भी मेन से पहले, उसमें भी था। लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो नया नया ही लगेगा, ठीक है। तो बंदी जीवन ध्यान रखना, सचिन सान्याल, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा, और पाथर डाबी शरद चंद्र चैटर्जी, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे पूछ लो बेटा, बंगाली किसने लिखा, ये न्यूज़पेपर किसने निकाला, बताना जरा, पता चल जाएगा भी रिवीजन कितने लोग करते हैं। बंगाली न्यूज़पेपर किसने निकाला, ये जब मैंने आपको बंगाल पार्टीशन पढ़ाया था उस टाइम पे चीज़ मैंने आपको बताई थी। बंगाली न्यूज़पेपर, हितवादी, संजीवनी, ये कुछ याद आ रहा है। सना का सबसे पहले सही आंसर आया, अंकिता का, ठीक है। लोकमान्य नहीं भैया, बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही है सबका, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब पंजाब यूपी बिहार, अब हम रीजन वाइज थोड़ा सा देखेंगे भाई, पंजाब यूपी बिहार में क्या माहौल चल रहा था। तो वहाँ पे एचआरए चल रही थी, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में कानपुर में बनती है ये, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल। कानपुर का काफ़ी बड़ा रोल रहा है फ्रीडम उसमें मूवमेंट में, लेकिन कभी रिकॉग्नाइज तुम लोग करना ही नहीं है ना। एचआरए की अगर बात करेंगे तो कानपुर में बनती राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल, ये इसके मेन फाउंडर थे। अब इन्होंने कोई तो हीरोइक एक्शन किया होगा, कुछ तो किया होगा। काकोरी इंसिडेंट, जो काकोरी इंसिडेंट है, जिसको काकोरी ट्रेन रॉबरी बोला जाता था पहले, अब इसका यूपी गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके काकोरी इंसिडेंट कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था, एक ट्रेन थी, ठीक है, काकोरी जगह पड़ती है गांव लखनऊ में, ठीक है। तो ये एक ट्रेन थी जिसमें कि काफ़ी सारा ट्रेजरी, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पैसा वैसा धन वन वगैरह जा रहा था यहाँ से। तो इस ट्रेजरी को एक तरह से अपने कब्जे में लेने का एक इंसिडेंट था, जिसको कि एचआरए ने लीड किया था। कौन थे पार्टिसिपेंट्स, ये लोग पार्टिसिपेंट्स थे अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी। इन सब लोगों ने मिलके इस ट्रेन का जो भी ये था ट्रेजरी, उसको अपने अंडर में कर लिया, जिसके चलते बाद में इन लोगों को, सब लोगों को, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, सबको मतलब मृत्युदंड दे दिया। किसी को गोंडा की जेल में, किसी को गोरखपुर की जेल में, किसी को इलाहाबाद की नैनी जेल में। तो सब लोग को एक एक करके अलग अलग जगहों में फांसी दे दी गई। याद रहेगा, एचआरए 1924 कानपुर, 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस भी होता है, और 1925 में काकोरी इंसिडेंट, ठीक है, जो कि काइंड ऑफ ट्रेन रॉबरी हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम इंसिडेंट बोलते हैं ना कि रॉबरी। अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी, ठीक है।
सभी लोग सल्यूट करेंगे हमारे ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स को। अब आते हैं पंजाब, यूपी, बिहार में सेम रीजन पे अभी ये जो HRA है ये HSRA बन गई है, क्योंकि जो उसके मेन फाउंडर्स थे अगर हम देखें तो इन लोगों को डेथ हो गई, मतलब इन लोगों को फांसी हो गई है। तो अब ये पार्टी जो है एक नया यहाँ से यंगर सेक्शन निकल के आएगा जो है HSRA जो बनाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें कि सोशलिज्म का भावना है। सर सोशलिज्म जो है ना, अभी मैंने पढ़ाया था कि कार्ल मार्क्स वाला, जो कम्युनिज्म से रिलेटेड है, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, अमीर और अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा, तो वो टाइप होता है पूंजीवाद। ऐसा नहीं कि पूंजीवाद गलत होता है पूरी तरीके से और जो सोशलिज्म है पूरी तरीके से सही होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या बिलीफ है। लेकिन जो ये पार्टी के फाउंडर्स थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मेन फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग इसके फाउंडर थे, मेन चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो ये लोग सोशलिज्म पे बिलीव करते थे। अब इन्होंने इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन लेना शुरू किया, जैसे कि पहली बात तो 1926 में भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया। अब होता यह है कि 1928 में, बात किसकी हो रही, साल 1928 की, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अब क्यों होती है सब भूल जाओ अभी, ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन क्या था क्यों था, ये सब हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अब ये मान लो कि लाला लाजपत राय का तो नाम आपने सुना था, ठीक है, पंजाब केसरी है ना, न्यूज़पेपर याद है आपको, तो उन्होंने निकाला था पंजाब केसरी। तो इन्हीं लाला लाजपत राय जी की जो है लाठी चार्ज से डेथ हो जाती है। लाठी मारता है ये ब्रिटिश एक पुलिसमैन होता है जेम्स स्कॉट। अब ये बात भगत सिंह जो हैं उनको बुरी लगती है, जो हमारा यंगर सेक्शन है उसको बुरी लगती है, क्योंकि वो लाला लाजपत राय को अपने आइडियल के तौर पे देखते थे। और आपके आइडियल की एज सच कोई ऐसे हत्या कर दे, इतने एक नॉर्मल सा पुलिस ऑफिसर, तो ये आपको बहुत खलेगा ना। तो बस भगत सिंह ने इस चीज़ का बदला लेने का ठाना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने सॉन्डर्स की हत्या कर डाली इंस्टेड ऑफ स्कॉट। गलती से स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मर गया, और एक इंडियन पुलिस कांस्टेबल भी मर गया, ठीक है, उसको तो उन्होंने मना किया था कि निकल लो, लेकिन वो माना नहीं, तो उसको भी उन लोगों ने मारा। लेकिन खैर, तो ये ध्यान रखना है कि जेम्स स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से मर गया सॉन्डर्स, ठीक है, लाहौर में। और इसीलिए इस केस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, जहां जिसकी वजह से इन तीनों लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो क्यों हत्या करी इसकी सॉन्डर्स की, पहली बात तो स्कॉट को मारना था, गलती से सॉन्डर्स मर गया, बिकॉज लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लेना था। उनकी डेथ क्यों होती है, साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइमन कमीशन क्या है अभी आगे पढ़ेंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। क्यों बम फेंका, किसी को मारने के लिए, टू मेक डेफ हेयर, बहरे हो गए अंग्रेजों को सुनाई दे इसलिए। कि क्या बहरे हो गए एक्चुअल में है क्या कि पब्लिक सेफ्टी बिल आया था 1928 में असेंबली में, इसका विरोध पहले ही कर चुकी थी स्वराज पार्टी। कल पढ़ाया भी था मैंने आपको, अगर याद हो, कि इन लोगों ने इस बिल को डिफीट किया था। अब ये स्वराज पार्टी ने स्वराज पार्टी के फाउंडर थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो CR दास ने ये बात बोली भी थी, ठीक है, या फिर हम मेनली बोल सकते स्वराज पार्टी ने, कि ये जो बिल है ये एंटी नेशनल बिल है, ठीक है, ये नेशनलिज्म के अगेंस्ट है, नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये बात CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बोली कि ये जो चीज़ है ये आपके इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके NDA एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने बोला था इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म, जो आपका पब्लिक सेफ्टी बिल है। तो आंसर वॉज मोतीलाल नेहरू। अगर मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं हुई तो CR दास, लेकिन मोतीलाल नेहरू ही आपके ऑप्शन में मिलेंगे कि ये जो है आपका एंटी नेशनलिस्टिक बिल है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा रॉलेट एक्ट जैसा था ये, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट की जैसे ही था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें यह था कि भाई इसमें तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा सस्पेक्ट को बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में ये जो है बम फेंकने का काम किया था, किसी को मारने के लिए नहीं, ताकि भाई हमारी ये डिमांड है उसको तुम मानो, उसको सुनो, ठीक। किसने बम मारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इतना बम मारेंगे इलाका धुआं हो जाएगा, किसी को मारना नहीं, इलाके को धुआं करना था बस, ठीक है। अब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी, तीनों लोगों को फांसी होती है। अब मुझे पता है तुरंत तो आता है कि गांधी जी चाहते तो बचा लेते,
वो भी अभी डिस्कस करेंगे कि क्या सच में गांधी जी चाहते तो बचा लेते या फिर नहीं, या फिर ये सब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि गांधी जी ने बचाया नहीं, और ये सब देखते हैं अभी। तो इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और दिन है जनवरी में, उसको भी शहीद दिवस मनाते हैं, जिस दिन महात्मा गांधी जी की डेथ हुई। कोई बता सकता है वो दिन कौन सा है? और चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। ही ट्राइड टू किल इरविन, ठीक है। एक ट्रेन थी, उसको इसको उड़ाने का इनका पूरा इनका पहले से कंस्पिरेसी ड्रॉ कर रहे थे कि भाई इरविन की ट्रेन को उड़ा देंगे, जो उस समय वॉइस रॉय था, ठीक है। तो उस कंस्पिरेसी के चलते इनको यहाँ पे इलाहाबाद में एक पार्क है जिसका पहले नाम हुआ करता था एल्फ्रेड पार्क, जो अभी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम है, ठीक है। इस एल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इन्हीं के काफ़ी टाइम तक ये मतलब बचते रहे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ब्रिटिशर्स पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इन्हीं के एक साथी ने इनका लोकेशन बता दिया ब्रिटिशर को, जिसके चलते इनको घेर लिया गया। और जब घेर लिया गया तो इन्होंने ये इसी पेड़ में, जो पेड़ लगा हुआ है के पीछे, खुद को गोली मार ली यहीं पे, ठीक है। कि बजाय हम ब्रिटिशर्स के हाथों चढ़ें वो मारे, इससे अच्छा हम पहले ही खुद को गोली मार लेते हैं। 30 जनवरी बिल्कुल सही है ना? 30 बिल्कुल, 30 जनवरी को भी हम मार्टायर डे फिर शहीद दिवस मनाते। तो पहले ही अल्फ्रेड पार्क होता था, लेकिन अभी हमारा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, ठीक है। अब मैं जाता तो, लेकिन पता है इलाहाबाद में म्यूज़ियम भी था, आपको पता होगा। अभी मैं प्रयाग गया था कुंभ में, तो अब भाई साहब इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि भाई आपको मतलब ऐसे क्रॉस करना है। कोई सिविल लाइंस, इलाहाबाद में सिविल लाइंस के इधर पड़ता ही है, जो आई थिंक जो म्यूज़ियम है इलाहाबाद का। तो 3 घंटे का एकदम ट्रैफिक था वो, मतलब पूछा पुलिस वालों से तो बोले थे एटलीस्ट 2-3 घंटा तो लगेगा ही। नहीं तो वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये सब जैसा काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन उसी के चलते कहीं जा नहीं पाए। खैर, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है, इनको तो ये मतलब इन्होंने कब इनकी हत्या, मतलब इन्होंने खुद को गोली कब मारी थी? तो ये मारी थी रफली 27 फ़रवरी को, यानी कि ये पहले इवेंट हुआ था, देन इन लोगों को फांसी हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को, ठीक है। ये हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक है। भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, राइट। सलाम है सभी लोगों को। और ये भगत सिंह जी की बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। वाई आई एम एन एथीस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो क्या भगत सिंह नास्तिक थे? बिल्कुल। एक्चुअल में उनका ये मानना था कि गॉड इज़ एन इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि जब मैं वीक बनता हूँ, जब मैं फेल हो जाता हूँ, तो फिर मैं गॉड को इमेजिन करता हूँ कि भगवान सब ठीक है। तो मतलब भगत सिंह जी अथीस्ट थे, कि उनका गॉड वगैरह पे मानना ही नहीं था, ठीक है। उनका ये कहना था ये सब टेम्पल, चर्च, ये मॉस्क, ये सब फर्जी की चीज़ें हैं, ठीक है। और मेन जो चीज़ है वो ये है कि हम एक इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं भगवान का, एक्चुअल में ऐसा कोई रियलिटी है नहीं। और ये मार्क्सिस्ट थ्योरी पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से कुछ नहीं होगा, मार्क्सिज्म यानी कि मास स्ट्रगल से होगा, ठीक है। सोशलिज्म पे ये बिलीव करते थे भगत सिंह जी। और जब इनको फांसी हुई तो उस टाइम पे भी ये लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे। टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, ये भी भगत सिंह जी की ही किताब है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अब आते हैं बंगाल में क्या हो रहा था। बंगाल में चिटगांव आर्मरी रेड हो रही थी। चिटगांव प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ती है, जिसको चटगांव भी बोलते हैं। इसको लीड किया था सूर्य सेन, ये एक टीचर थे प्रोफेशन से, तो इनका वहाँ पे नाम था मास्टर दा। था क्या कि चिटगांव, यहाँ पर चिटगांव जो जगह थी, यहाँ पर आर्मरी यानी कि यहाँ पर असलहा रखा रहता था। तो इनका ये मेन टारगेट था कि हम इसमें रेड करेंगे, असलहा इकट्ठा करेंगे, लोगों को बांटेंगे और रेवोल्यूशन करेंगे। इसमें वेमेन पार्टिसिपेंट्स का रोल देखने को मिला हमें। प्रीति लता वड्डेदार जी, कल्पना दत्त, ठीक है, कल्पना दत्त, सुनीति चंडेरी, बीना दास, इन्होंने तो अपनी जब डिग्री ले रही थी तो जिससे डिग्री ले रही थी उसको उड़ा दिया था गन से, ठीक है। कल्पना दत्त हैं, ठीक है। तो इन्होंने साइनाइड कंज्यूम कर लिया था कि ब्रिटिशर्स के हाथ तो चढ़ने से अच्छा है कि खुद ही सुसाइड कर लो। तो प्रीति, मतलब ये सब वेमेंस का रोल था फ्रीडम इंडिपेंडेंस में। और आज की जनजी जनरेशन क्या कर रही है? रीलें बना रही है। क्यों? लाइक मिल जाए, फॉलोअर मिल जाए। खैर, आते हैं। चिटगांव आर्मी रेड हो गया 1930, सूर्य सेन और वेमेन पार्टिसिपेशन, इनका नाम याद रखेंगे, ख़त्म, ठीक है। चिटगांव प्रेजेंट है बांग्लादेश में पड़ता है।
ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, किसी का कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ ले। कच्चा बादाम और पक्का बादाम एलिमनी लेने में व्यस्त है, ये भी सही है। हाँ, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ किंग असर। चलो भाई, चलते जाओ, कहाँ जाओगे लौट कर परमार सर। चलो भाई, तो अब आते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन क्यों आया, पहले उसके पीछे का रीज़न समझना पड़ेगा। तो इनका तो नाम सबने सुना होगा, मॉन्टेग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म का, है ना। तो ये जब 1919 में आया था, डायरकी लाया था कहाँ पर, प्रोविंसेस में सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सटेंड किया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था सेंटर में, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और एक्सटेंड किया था। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। इसमें एक प्रोविज़न था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन, वो आयोग ये देखेगा कि जो रिफॉर्म्स ये लाए गए थे इसमें, वो ग्राउंड लेवल पे कितने इम्प्लीमेंट हुए, कितने नहीं हुए, और फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लिए जाने चाहिए, फर्दर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए जाने चाहिए इंडिया के लिए, फर्दर जो एक्ट आएगा आगे उसमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए इंडियंस के लिए। तो उसके लिए 10 साल बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा। तो एक्चुअल में इस कमीशन को 10 साल नहीं, 8 साल बाद ही बटन बना दिया गया, 8 साल बाद। इसका नाम था साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि जॉन साइमन इसका चेयरमैन था, इसलिए। ठीक, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के स्टैनले बाल्डविन। अब होता क्या है ना कि इसका खूब विरोध होता है। ये 1928 में भारत में आता है, इसका खूब विरोध होता है भारत में। साइमन गो बैक, साइमन निकल लो यहाँ से, के नारे लगते हैं। और सोचो आज अगर साइमन भारत आता तो लोग क्या बोलते हैं, साइमन चला जा, आगे अपशब्द, है कि नहीं। लेकिन खैर, तो साइमन गो बैक के नारे लगे। और ये साइमन गो बैक का टर्म किसने दिया था, कोई बता सकता है? वाई से नाम शुरू होता है उनका। तो ये विरोध क्यों हुआ? क्योंकि 7 मेंबर थे इसमें, 7 सदस्य थे, और सारे अंग्रेज थे, कोई भारतीय था ही नहीं। मतलब भारत के लिए तुम रिफॉर्म की बात करने आए हो यहाँ पे कि इनको क्या दिया जाना चाहिए, और हम ही से नहीं पूछ रहे हो कि हमें क्या चाहिए। ये कैसा दोगलापन टाइप है भाई। तो यूसुफ मेहरअली ने ये टर्म दिया कि भाई यहाँ से निकल लो। तो ये जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया टर्म, ठीक है, कि साइमन गो बैक। अब इसी कमीशन में एक मेंबर था क्लीमेंट एटली भी, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है ब्रिटेन का। जब भारत आज़ाद होता है ना, तो उस समय क्लीमेंट एटली था प्राइम मिनिस्टर, वो भी इस कमीशन का मेंबर था। सारे आपको मेंबर जानने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि भाई साइमन था इसका चेयरमैन, जॉन साइमन उसका नाम था। गुरुजी, गांधी जी ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? अरे देखेंगे भाई, अभी जय रुक जाओ। हैं, ये क्या लिख रहे हैं सर, गॉडसे अंकल का चैप्टर कब है? उसमें ज़्यादा तुमको इंटरेस्ट है ना, क्यों? चलो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ऑल वाइट थे, कोई इंडियंस नहीं था इसमें। तो मद्रास सेशन होता है कांग्रेस का, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। देन एक जो नॉर्मल सेशन होता है वो भी मद्रास में होता है 1928 में। एम ए अंसारी उसको प्रिसाइड करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट थे उस कांग्रेस के सेशन के, और उसमें बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन का, ऐसा रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है। साइमन कमीशन के अलावा कुछ और भी कमीशन बनाए गए थे, जैसे कि ली कमीशन, कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। एक तो ली कमीशन बनाया गया था, ठीक है, इतना समझ जाओगे ना, कमीशन लिखा हुआ है, ली आयोग, ठीक है। और मुद्दीमान कमीशन, ठीक है, मुद्दीमान कमीशन, और एक लिन लिथगो कमीशन। ये जो फैक्ट है ना, एसएससी वाले बस सुन लेंगे, ये नोट्स में आपको नहीं लिखना है। और जो बाकी फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर लेवल पीसीएस यूपीएससी, तो मतलब सीडीएस सीएपीएफ वगैरह की, तो वो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ली कमीशन वाज रिगार्डिंग कि भाई जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ऑफिसर्स का, ब्रिटिश जो सर्विसेज हैं, ब्रिटिश इंडिया सर्विसेज, तो उसमें रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वैकेंसी खाली पड़ी है, ट्विटर कैंपेन करो। मुद्दीमान कमीशन की अगर बात करेंगे तो ये इट वाज रिगार्डिंग डायरकिक डिस्पेंसेशन, ठीक है, डायरकिक डिस्पेंसेशन के रिगार्डिंग था ये। और ये था लिन लिथगो कमीशन एग्रीकल्चर। जैसे कि उन्होंने बताया, इसलिए सिर्फ सुन लेंगे, नोट्स में लिखना नहीं है, ठीक है। और जो बाकी एग्जाम्स वाले हैं वो थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, ऑलराइट। तो मद्रास सेशन में डिसाइड होता है कि भाई हमें इसका प्रोटेस्ट करना, मतलब इसका हम विरोध करेंगे साइमन का।
ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे और इसी साइमन गो बैक का ही एक प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, जिसका में लाठी चार्ज में जेम्स स्कॉट ने उनको लाठी मारी, चेस्ट में लगी, छाती में, और उनका फेट मतलब डेथ हो गई कुछ टाइम बाद, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। अब रिस्पॉन्स क्या था साइमन कमीशन का? प्रोटेस्ट तो किया, ठीक है, लेकिन पहली बात तो सबने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। मतलब अंबेडकर जी सपोर्ट में थे, मैं बताता हूँ कौन कौन सपोर्ट में थे इसके। सपोर्ट किस किस ने किया? तो सपोर्ट किया था अंबेडकर जी ने, क्योंकि उनका मानना था अगर अंग्रेज़ों से बात करेंगे तो भाई जो डिप्रेस क्लासेस हैं, दलित, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है। उनकी कंसर्न भी जेन्युइन थी अंबेडकर जी की, ठीक है। और हिंदू महासभा, उसने भी सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया वो भी देखेंगे। महासभा, हिंदू महासभा ये 1915 में बनती है, 1915 में। इसको मदन मोहन मालवीय बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, MMM। और इसमें आप ये मान लो कि इनके अलावा जिन्ना भी बाद में मतलब इनसे कांग्रेस से अलग हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हर कोई विरोध कर रहा था, अम्बेडकर जी हिंदू महासभा ये सपोर्ट में थे। अब उस टाइम का जो सेक्रेटरी था, अब ये मत बोलना सेक्रेटरी कौन होता था, ठीक है। तो बर्केनहेड उस टाइम पे सेक्रेटरी होता था। तो उसने इंडियंस को चैलेंज किया कि इतना ही विरोध कर रहे हो तो बना लो खुद का, कहीं नहीं बना लेते हो। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन बर्केनहेड ने बोला कि बनाओ, लेकिन वो सब एक्सेप्ट करें। अगर इतना ही तुमको विरोध करना है, कांग्रेस से बोला कि तुम बनाओ फिर अपना, और बना ऐसा बनाओ कि वो सारे एक्सेप्ट करें, जितने भी इंडियंस हैं सारे इंडियंस, तो हम मान लेंगे, नहीं हम साइमन कमीशन को करेंगे। तो चैलेंज एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, जो कि काफ़ी बड़े उस टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट मतलब एडवोकेट थे, लार्जेस्ट मतलब साइज में नहीं, ठीक है, एडवोकेसी में बहुत बड़े वकील थे मोतीलाल नेहरू। तो इनके चेयरमैनशिप में ये बनती है एक कमेटी, ठीक है, और वो लाती है नेहरू रिपोर्ट। अभी ये नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजन थे जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म कर दो, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दो, ठीक है। तो गांधी जी, अम्बेडकर जी ये चीज़ से सहमत नहीं थे कि भाई दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो उन्होंने बोला हम जॉइंट इलेक्टोरेट दे देंगे। अम्बेडकर जी फिर भी मान गए, चलो ठीक है। डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है? ये डोमिनेंट स्टेटस को ऐसे समझो कि अंग्रेज शासन तो करेंगे, मतलब ऐसा होगा कि जैसे ये अंग्रेजी हुकूमत है, राजा या रानी है, ठीक है, भारत है ये, तो भारत में शासन तो जैसे भारत की सरकार अपॉइंट होगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसके नाम पे रूल होगा? ब्रिटिश किंग या क्वीन के नाम पे होगा। यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होता है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, बल्कि ठीक है हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन किसके नाम पे रूल हो रहा है? किंग या क्वीन के नाम पे रूल हो रहा है। अल्टीमेट अथॉरिटी किंग या क्वीन है ब्रिटेन का। तो वो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया था। अभी तक तो पूर्ण स्वराज की बात ही नहीं आई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इससे जो यंगर सेक्शन था कांग्रेस का, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये काफ़ी आहत हो गए। ये दोनों लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे, ठीक है। वो छोड़ दीजिए कि मीडिया में क्या दिखाया जाता है, नेहरू वर्सेस बोस और ये सब, है ना, वही सब तो दिखाया जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छे ये लोग दोनों लोग फ्रेंड्स थे। और इन लोगों ने 1927 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। और मोहम्मद अली जिन्ना का ये डिमांड था कि भाई हमें मुस्लिम्स को कुछ ऐसे सेपरेट प्रोविंसेस दिए जाने चाहिए, वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए। वो डिमांड नहीं मानी किसने? नेहरू रिपोर्ट ने। किसकी? जिन्ना की। तो जिन्ना भी इससे नाखुश थे। ये लोग इसलिए नाखुश थे क्योंकि इनको चाहिए था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अम्बेडकर जी भी उतने खुश नहीं थे, लेकिन ठीक है जॉइंट इलेक्टोरेट उन्होंने मान लिया। जिन्ना भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जिन्ना को था कि भाई मुस्लिम्स के लिए कुछ तो दो। लखनऊ पैक्ट में कुछ याद है 1916 में क्या बोले थे कि जॉइंटली वो करेंगे, लेकिन अब तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो मुस्लिम्स के लिए। तो इसलिए यहीं से यही वो पॉइंट है जहाँ पे जिन्ना और कांग्रेस के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखो तो मैंने बताया था सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को बोला था फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, फिर नॉट फादर, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बोला था। गांधी जी भी का भी ऐसा माना था। लेकिन जिन्ना यहाँ से अलग हो जाते हैं पूरी तरीके से जब उसकी डिमांड नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। और ये बात 1947 में जाके जिन्ना
बताते भी हैं कि भाई किस तरह से नेहरू रिपोर्ट में उनकी डिमांड नहीं मानी गई थी, तो इसलिए वो उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। किससे? कांग्रेस से। कि अगर अभी इतना हिंदू ज़्यादा है, ठीक है, मेजॉरिटी, अगर ये इंडिपेंडेंस हो जाती है इंडिया की, तब तो हमारी बात बिल्कुल ही नहीं सुनी जाएगी और जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में रह के जाएंगे। और हिंदू महासभा इसलिए नाखुश थी कि भाई तुमने मुस्लिम से बात तक ही क्यों करी, तुमको तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी मुस्लिम से, मुस्लिम लीग से। तो सबका अपना अपना था। तो जो बर्किन का जो चैलेंज था वो एक्चुअल में, ठीक है, रिपोर्ट तो दे दी थी लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसको, एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से कुछ हुआ नहीं ज़्यादा इसमें, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब होता क्या है आगे? तो ये जो है रिकमेंडेशंस थी किसकी? साइमन कमीशन की। ध्यान रखना, ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन एसएससी वालों को बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इक्का दुक्का मैं बता देता हूँ अगर पढ़ना है तो आपको, ठीक है, अगर पूछेगा भी तो, ठीक है, उस पर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जो बाकी एग्जाम्स में आप अगर बैठ रहे हैं तो प्लीज़ इनको देख लेना। एबॉलिशन ऑफ डायरकी तो यार सबको पता है कि डायरकी क्या होता है। डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन, जहाँ पे सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। प्रोविंसेस में डायरकी कौन सा एक्ट लेके आया था? वही मोंटाग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाने की बात कही थी, जो कभी ऐसा सच आ नहीं पाया। एक्सटेंडिंग वोटिंग राइट, सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सिंध को अलग किया जाएगा बॉम्बे से, इसको एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे थे साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन, लेकिन ये कभी रिकमेंडेशन एक्चुअल में आ नहीं पाए क्योंकि इससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ चुका था। तो इसके रिकमेंडेशन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन। अब हुआ क्या कि मुस्लिम लीग ने अपने दिल्ली प्रपोजल्स दिए और जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए, क्योंकि जिन्ना अलग हो चुके थे कांग्रेस से अब तो, कि भाई अब तुम हमारी बात तो सुनने वाले नहीं हो, मुस्लिम्स की बात तो हम ही को रखनी पड़ेगी। तो मुस्लिम लीग के साथ भी अभी उतना जुड़ाव नहीं था जिन्ना का, कांग्रेस के साथ ज़्यादा जुड़ाव था, ठीक है। तो 14 पॉइंट जिन्ना ने अपने अलग से दिया और यही बाद में चल के पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क बनता है। जैसे हमारा बेसिक फ्रेमवर्क क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बेसिक का, अगर हम देखें तो मूल ढांचा संविधान का वो इससे डिराइव्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का तकरीबन 40% हिस्सा। वैसे ही जिन्ना ने जो 14 पॉइंट दिए थे 1928 में इन अपोजिशन टू साइमन कमीशन के विरोध में, वो बाद में जाके पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनता है। नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में एक्सेप्ट किया गया, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब क्या होगा? अब हमारा आखिरी पार्ट में आ चुके हैं हम ये, ठीक है, हम अपने इसके आखिरी पार्ट में आ चुके हैं। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, ठीक है, कि सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी क्या हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे तो हमने ये पढ़ा आज के लेक्चर में कि सोशलिज्म का कैसे जन्म होता है, सोशलिज्म किस तरह से इंडिया में आता है। तो सोशलिज्म एक्चुअल में रशियन रेवोल्यूशन से निकल के आता है, 1917 में वहाँ पे होता है। सोशलिज्म की जो विचार हैं वहाँ पे भारत में आना शुरू होते हैं। 1920 में सीपीआई बनती है, एमएन रॉय, फॉर्मलाइज होती है 1925 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924, ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, है ना, और ये नलिनी गुप्ता, ये सब इसमें इन्वॉल्व थी। उसके बाद 1929 से मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से क्या होता है, जो भगत सिंह, मतलब ये वाला जो एरिया है एच आर ए बनती है, सचिन सान्याल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए और जोगेश चंद्र चैटर्जी हो गए, ये बनाते हैं एच आर ए। कहाँ पर? कानपुर में 1924 में। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट होता है 1925 में लखनऊ में, जिसकी वजह से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, इन सब लोगों को फांसी हो जाती है। तो अब ये एच आर ए जो है ये एच एस आर ए बन जाती है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, चंद्रशेखर आज़ाद बनाते हैं, प्लस इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी लोग भी होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? अपना इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन शुरू करते हैं। सॉन्डर्स को मारते हैं 1928 में, ठीक है, स्कॉट की जगह मर जाता है वो, उसको मार देते हैं गलती से। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक के मारते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए, किसी को जान से मारने के लिए नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद इरविन को उड़ाने की कोशिश में उनको धर लिया जाता है और उनको फांसी नहीं हो जाती, बल्कि वो खुद अपना गोली मार लेते हैं 27 फरवरी 1931 को। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हो जाती है, जिसको हम शहीद दिवस या मार्टायर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी को भी सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज गांधी जी की उस दिन हत्या करी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि किस तरह से, और भगत सिंह की बुक ध्यान रखना है। चलो एक मैं बताता हूँ, एक आप बताओ कमेंट में, वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ।
और एक वर्कर्स के लिए उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी बताएंगे जल्दी से। तो भगत सिंह जो है वो सोशल जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है उस पर बिलीव करने लगे थे अपने आखिरी दिनों में पूरी तरह से। देन हमें पता है कि 1990 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन वो 8 साल बाद ही बनाया गया साइमन कमीशन। इसके अलावा ली कमीशन बनाया गया फॉर दी रिक्रूटमेंट इन दी ऑफिसेज, जो हमारे सोल्जर्स वगैरह का रिक्रूटमेंट होता है, और लेन लिथगो कमीशन एग्रीकल्चर के लिए, और मोडेमान कमीशन डायरेक्ट डिस्पेंसेशन के लिए। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि 7 मेंबर्ड था ये, सारे अंग्रेज थे, कोई भारतीय था ही नहीं, इसलिए विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा दिया यूसुफ मेहरली ने, और इसको पॉपुलराइज किया गया खूब। लाला लाजपत राय इसी में ही एक प्रोसेशन को लीड कर रहे थे, जिनकी डेथ हो जाती है जेम्स स्कॉट ने जब इनको लाठीचार्ज कर दिया था। तब चैलेंज दिया था सेक्रेटरी उस समय का बर्कीनेट था कि भाई बना सकते तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, लेकिन वो सब एक्सेप्ट करें। तो नेहरू रिपोर्ट आई, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाई। दिल्ली प्रपोजल दिए मुस्लिम लीग ने, और 14 पॉइंट अपने दिए जिन्ना ने। ठीक, अब आगे क्या है? अब आगे होगा क्या? आगे होगा इरविन डिक्लेरेशन। इरविन उस समय वॉइस रॉय था, ठीक है, जिसकी वो उड़ाने का वो उनका पूरा था कोशिश था, चंद्रशेखर आज़ाद का, है ना। इसमें मोदी जी की गलती। अच्छा, आंखें खोलो। हाँ भाई, आंखें खोल लिया करो, बताना। ठीक है। तो क्या, हाँ, बर्किनेट ने दिया था। खैर, तो अब होता क्या है ना कि इन सब लोगों को बुलाया जाता है। किन सब लोगों को? इंडियंस को, सारे मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जितने, अम्बेडकर जी, जितने पार्टीज़ के, सबको बुलाया गया कि आओ लंदन में मिलते हैं। दावत दे दी गई लंदन में कि लंदन में आओ मिलते हैं। दावत दे दी गई कि डिस्कस करते हैं भाई ये साइमन कमीशन को डिस्कस करते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो डिस्कस के लिए बुलाया गया सबको। तो गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इस तरह से, जो आप देख पा रहे हो। कहाँ गया भैया? चलो आगे लगा होगा, कोई नहीं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जो पहली वाली बुलाई गई थी, फर्स्ट वाली 1930 में, 1930 में, इसमें कांग्रेस गई ही नहीं। कांग्रेस डिडंट गो। अब कांग्रेस इफ डिडंट गो तो खुद सोचो कि कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं, और कांग्रेस ही नहीं जा रही है, तो दिक्कत वाली बात थी। ये खैर बात की बातें हैं, लेकिन 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 होता यह है कि अभी कुछ मैंने बताया था आपको पहले सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के बारे में। क्या बताया था? ये लोग बोल रहे थे कि डोमिनियन नहीं, पूर्ण स्वराज का डिमांड रखो। तो बड़े लोगों ने समझाया, गांधी जी वगैरह ने, कि रुक जाओ, ठीक है, अगर डोमिनियन स्टेटस ये नहीं मानेंगे 1 साल के बाद, तो हम पूर्ण स्वराज में चले जाएंगे, हम फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मानेंगे। अगर ये डोमिनियन स्टेटस नहीं मानते हैं तो बोल देते हैं बोस जी और नेहरू जी की, ठीक है कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। 1 साल गुजर गया और ये नहीं माने, इरविन नहीं माना है, ब्रिटिशर नहीं माने डोमिनियन स्टेटस को। तो अब हुआ क्या? इन लोगों ने दिल्ली मैनिफेस्टो दिया एक, कांग्रेस वालों ने, ये हमारी डिमांड है यार, मान लो। इरविन ने बोला जाओ यार काम करो ना। तो कांग्रेस ने बोला अच्छा ठीक है, इतनी बेइज्जती। तो फिर लाहौर में सेशन होता है ना, साल के अंत में होता था कांग्रेस का सेशन। तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रिसाइड किया। क्यों प्रिसाइड किया? फॉर दी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आपको पता है कि उन लोगों को बोला गया था शांत रहो, 1 साल बाद तुम लोग पूर्ण स्वराज जो तुम बोल रहे हो हम अपना लेंगे, रुको 1 साल रुक जाओ। 1 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो इस सेशन में ये डिसाइड हुआ कि ये जो पहली आरटीसी होने वाली है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको बॉयकॉट करेंगे, नहीं जाएंगे इसमें। और डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हमारा गोल है पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात हुई। थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र क्या एसएच, और इसी वजह से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी मैंने रील डाली थी, तुमने देखा होगा, है ना, 26 जनवरी 1930। इसीलिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। और इसी दिन क्यों किया गया था? क्योंकि इसी दिन ही पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। और इसी दिन पहला इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया गया था? इसके पीछे का ऐसा कोई ज़्यादा रीज़न है नहीं हिस्टोरिकल, बस ग्रह नक्षत्र का रीज़न है, पूर्णिमा की रात होती है इसलिए, ठीक है। तो पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को, और 31 दिसंबर, इसी वजह से ही जो मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी को, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए क्योंकि भाई 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, 2 महीने का तो अंतर है। तो ये बोला गया था कि जो इमीडिएट तरीके से जो प्रोविजंस लागू करने हैं, जैसे कि इलेक्शन को लेके,
सिटीजनशिप को लेके तो वो तुरंत ही एनफोर्स हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है इसीलिए। और 31 दिसंबर 1930 की रात को फ्लैग झंडा फहराया जाता है रावी नदी के तट पे इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ। और ये नारा किसने दिया था कमेंट बताओ, कल बताया था आपको। और इसको पॉपुलराइज करने का काम किसने किया था? भगत सिंह ने, जिन्होंने अपनी पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी कब? 1926 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो डिसीजन टेकन क्या था कि भाई हम एक CDM लॉन्च करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट करेंगे, गोल पूर्ण स्वराज है, पहला इंडिपेंडेंस डे, फ्लैग को होस्ट किया गया। रावी का जरा बताओ एंशिएंट नेम क्या है जो वेदों में लिखा हुआ है। और ये डिसाइड किया गया कि CDM लॉन्च करेंगे। CDM क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का पहला CDM कौन सा था बताओ जल्दी से। रावी को क्या बोलते हैं? पुरुषनी। ठीक, तो CDM पहला लॉन्च ये था चंपारण। C से CDM और C से चंपारण। अहमदाबाद पहला हंगर स्ट्राइक। खेड़ा पहला क्या था? हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद हो गया। पहला आपका नॉन कॉपरेशन था खेड़ा। तो गांधी जी ने यहाँ लॉन्च किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, मोहन नहीं मोहानी। अभी सिविल डिसोबीडियंस समझाएंगे है क्या, सिविल डिसोबीडियंस क्या है ये। लेकिन गांधी जी ने एक अल्टीमेटम फिर देने का सोचा कि शायद मान जाए इरविन, क्यों फालतू में सिविल डिसोबीडियंस करना पड़ा। गांधी जी ने बोला बेटा ये 11 डिमांड है इरविन, ये 11 डिमांड उन्होंने रखी कि अब आर्मी में एक्सपेंडिचर कम करो, ठीक है, और लैंड रेवेन्यू रिड्यूस करो, सॉल्ट टैक्स अबॉलिश करो। सॉल्ट टैक्स क्या था? ये लोग क्या करते थे? सॉल्ट पे टैक्स लगाते थे। अब जो इंडिया में सॉल्ट बनता था तो उसको ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ से पैक वैक करके फिर यहाँ पे लाते थे और बेचते थे, टैक्स लगाते थे खूब। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करो, ठीक है, आर्म्स एक्ट को ऑल्टर करो और उसमें लोगों को अलाउ करो कि वो आर्म्स लेके घूम सके, क्योंकि अब जहाँ पर पुलिस नहीं है तो वहाँ पे लोग अपने खुद को डकैतों से कैसे बचाएंगे? ऐसे ही बचाएंगे। तो ये सारे थे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी एग्जाम PCS और सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो एक बार आपको डिमांड देखनी है कि रिफॉर्म्स लाओ CID में, सो दैट प्रॉपर तरीके से तुरंत तरीके से जांच हो। वही CID है जो आप देखते हैं ना सोनी TV पे। रिड्यूस रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट हटाओ ताकि चीज़ों को इम्पोर्ट करना उतना महंगा ना हो, है ना। प्रोटेक्टिव टैरिफ ऑन फॉरेन टेक्सटाइल होना चाहिए। टैरिफ हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे लगता है। रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस के लिए रिजर्व रखो इसको, कोस्टल शिपिंग को। तो ये सारी चीज़ें डिमांड रखी थी गांधी जी ने। गांधी जी की फेमस 11 डिमांड्स हैं। इरविन ने बोला जाओ यार, ठीक है, यहाँ से निकल लो। गांधी ने बोला अच्छा अभी बताते हैं। लॉन्च कर दिया CDM। कैसे लॉन्च किया? डांडी मार्च। इसी कैसे लॉन्च किया? तो इन्होंने एक्चुअल में, मैं समझाता हूँ सिविल डिसोबीडियंस होता क्या है। डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है? किसी की बात ना मानना, यही होता है। सिविल का मतलब क्या होता है? याद करो पॉलिटी में। पॉलिटी में कुछ याद है आपको? आर्टिकल 131, 132, 133 क्या थे ये सब? 134। तो ये तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन था, ठीक है। यहाँ पर हम बताए थे एपेलेट जुरिसडिक्शन, ये एपेलेट जुरिसडिक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, यही सब पढ़े थे। तो मैंने वहाँ पर आपको समझाया था क्या कि सिविल क्रिमिनल ये सब क्या होता है। सिविल का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहीं जाके तुमने चोरी कर ली, ठीक है, या फिर चोरी नहीं, हम ये बोलेंगे कि चोरी तो नहीं, सॉरी, हम ये जैसे कि डाइवोर्स हो गया, टैक्स नहीं तुमने भरा, ठीक है, तो ये सिविल लॉज में आते हैं। ये क्रिमिनल क्या होता है? चोरी डकैती, मार काट, ये सब क्रिमिनल क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये और जो वो बताया था ना वो सिविल केस में आते हैं। तो गांधी जी ने बोला कि भाई कोई ऐसा सिविल लॉ का वॉलेट करो, उसको डिसओबे करो सिविल लॉ को। सिविल लॉ को ही गांधी जी ने क्यों टारगेट किया? क्योंकि सिविल लॉ में जेल जो थी वो 2 साल की मैक्सिमम थी, 2 साल की। गांधी जी को पता था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी भी तो 2 साल की होगी, और क्रिमिनल अगर वो करेंगे तो ज़्यादा में हो जाएगी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी ने लॉन्च किया यहाँ पे। और गांधी जी ने चूज़ किया सॉल्ट, नमक, क्योंकि नमक जो है जैसे मैंने बताया लोग यहाँ से बनाते थे, ले जाते थे, पैक वैक करके फिर बेचते थे, तो वो नमक तक में टैक्स लगा था। और नमक एक ऐसी चीज़ थी जो हर घर में कंज्यूम हो रही थी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। तो गांधी जी ने इसलिए सॉल्ट को चूज़ किया एज हिज
थीम ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने बोला कि अगर आपका सॉल्ट से लेना देना नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल इलाके वहाँ पे तो नमक वमक बनता है तटों में इवापोरेशन करके सी वाटर से, लेकिन अगर आप एकदम इंटीरियर में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर अगर सॉल्ट नहीं है तो आप कोई चीज़ अपना हिसाब से पिक कर सकते हो सिविल डिसोबीडियंस करते हुए, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों चुना समझ में आया? एक बार सीरियस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा कंपाउंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से एसोसिएटेड था? NaCl, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो नमक ध्यान रखना, डांडी मार्च। अभी डांडी मार्च क्यों बोलते हैं? तो गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि साबरमती, जो कि अहमदाबाद में पड़ता, साबरमती इनका आश्रम था, जैसे फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म गांधी जी बनाए थे ना साउथ अफ्रीका में, तो वैसे यहाँ पर साबरमती आश्रम तो अहमदाबाद में था। तो यहाँ से डांडी जाएंगे, डांडी नवसारी में पड़ता है, और वहाँ जाके सॉल्ट लॉ का वॉयलेशन करेंगे, डिसओबे करेंगे उसको। सॉल्ट को क्यों चुना बताया? क्योंकि हर एक इंडियन उससे कनेक्टेड है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। तो गांधी जी ने 12 मार्च को डंडी लेके मार्च किया, इसलिए इसको डंडी मार्च बोलते हैं। नहीं, क्योंकि गांधी जी ने डांडी तक का मार्च किया और ये रेजोल्यूशन लिया। तुम्हारी तरह रेजोल्यूशन नहीं है न्यू ईयर वाला कि आज से जिम कर जाएंगे, आज से पढ़ेंगे और फिर 2 दिन में रेजोल्यूशन खत्म। गांधी जी ने रेजोल्यूशन लिया कि साबरमती से डांडी जाएंगे और जब तक वापस नहीं आएंगे साबरमती आश्रम, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती है। और गांधी जी कभी वापस आए नहीं। ऑल क्रेडिट गोज टू गोडसे, है ना। तो गोडसे ने क्या किया, जब आज़ादी मिल भी गई तो गांधी जी क्योंकि बहुत आहत थे, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तो उस समय बंगाल में थे, नवाखली में, ठीक है। तो वापस आते भी तो गोडसे ने आने नहीं दिया, ठीक है। गोडसे ने उनके वहीं पे हत्या कर दी। खैर, ये चीज़ आपको समझ में आती इतनी कि जो उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि वापस नहीं आएंगे, तो वापस कभी वो आ भी नहीं पाए, ठीक है। तो 78 लोगों के साथ इन्होंने शुरू किया, 241 मील की इन्होंने दूरी तय करी। 12 मार्च को शुरू होता है, 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं। और गांधी जी डिसाइडेड टू रेड धारसाना, ठीक है। अरेस्ट कर लिया गया था 4 मई को। दिन सरोजिनी नायडू ने ये चीज़ करी थी। अच्छा, यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इन दोनों लोग के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, तो नेहरू जी हैं, सबको पता लग गया होगा। ये हमारे पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये हैं हमारे कौन, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये, ठीक है। ये हैं आपके, कहाँ गए, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने, ठीक है, अबुल कलाम, बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट गांधी जी, निशांत राजा के, इतनी सी बात के लिए मार दिया। नहीं, वो रीज़न नहीं था कि गोडसे ने इसलिए मार दिया ताकि साबरमती वो लौट ना पाए, वो इसलिए था कि गांधी जी से चिढ़ता था गोडसे, इसलिए, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ़ार खान, बादशाह खान, इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया वहाँ पे। लाल कुर्ती आंदोलन बोलते हैं इसको हिंदी में, जहाँ पे रेड शर्ट पहनने थे सारे लोग, ठीक है। कहाँ पर? NWFP रीजन। NWFP का मतलब है जो आज के पेशावर वाला क्षेत्र, जो पहले पुरुषपुरा हुआ करता था, याद है आपको? पुरुषपुरा किसकी कैपिटल थी? मतलब बताओ, नहीं बहुत मार खाओगे, हम बता रहे हैं सही में। किसकी कैपिटल थी? पुरुषपुरा। और सेकेंड कैपिटल थी मथुरा। अभी सवाल आया था कि नहीं मेंस में, कौन थे? कुशान, है ना। तो वही पेशावर वाले क्षेत्र में खान अब्दुल गफ़ार खान ने इसको लीड किया था, और इसलिए इनको बोला गया फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी हिंदी में इनको बोलते हैं, ठीक है, सीमांत गांधी, ठीक है। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार सोसाइटी ऑफ, मतलब इस तरह से भगवान से लिंक, खुदा का मतलब क्या होता है? गॉड होता है। तो खुदाई खिदमतगार, ये इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे गैर भारतीय हुए जिनको भारत रत्न मिला है, उनमें से एक ये हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चले गए थे ना, ये भारत के विभाजन के खिलाफ थे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में चले गए थे और इनको भारत रत्न मिला था। और दूसरे कौन थे हमारे, बताओ जल्दी से? तो वो थे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी, है ना। धारसाना में जो फाइनली रेड किया, क्योंकि उनको तो अरेस्ट कर लिया गया था गांधी जी को, सरोजनी नायडू ने किया। सरोजनी नायडू ने ही गांधी जी को इंसिस्ट किया था कि इसमें विमेन को का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सरोजनी नायडू परसुएडेड गांधी जी टू सीक द विमेन पार्टिसिपेशन। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में सबसे पहला मूवमेंट बना पार्टिसिपेशन, जिसमें कि विमेन का लार्ज लेवल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें एक और नाम याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू के साथ साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगर ऑप्शन में सरोजिनी नायडू नहीं होगा तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी गांधी जी को ये बात बोली थी कि डू नॉट रिस्ट्रिक्ट, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट
दिस मूवमेंट टू मेन अलोन, ठीक है, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट मत करो आदमियों के लिए। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी उनको बात बोली थी। मणिपुर और नागालैंड में रानी गैदीन लिव ने इसको लीड किया था, इनको फिर जेल में डाल दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तब इनको नेहरू जी ने निकलवाया था। बिहार में अंबिका कांत सिन्हा, बिहार में तो यार इंटीरियर में पड़ता है, यहाँ तो ऐसे नमक वमक बनाया नहीं जाता है, कोस्टल स्टेट तो है नहीं, तो यहाँ पे नाखस पॉन्ड को एज सच साइट चूज़ किया गया था एज अ सिंबलाइज करने के लिए कि भाई हम भी सीडीएम का सपोर्ट कर रहे हैं। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, मालाबार में के केलप्पन, जिन्होंने वाईकॉम सत्याग्रह को लीड किया था, ठीक है। और ये है हमारे सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने तमिलनाडु वाले रीजन में इसको लीड किया था। और इन्होंने, जैसे कि हमने देखा था गांधी जी ने लीड किया था फ्रॉम साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी, तो वैसे इन्होंने, ध्यान रखना कहाँ से कहाँ, त्रिचिरो, ठीक है, पोली से लेकर, ये तमिलनाडु में पड़ता है, वेदरण्यम, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने ये लीड किया था। क्या, जो एक पोजीशन है वो पूरा, ठीक है, प्रोसेशन को लीड किया था, जैसे साबरमती से दांडी गांधी जी ने किया था। सेंट्रल प्रोविंस में क्या क्या हुआ था, किस तरह से फैला था ये सॉल्ट डिसोबीडियंस, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथराइज तो पहले ही कर दिया गया था, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। लाहौर सेशन 1929 याद करो कि भाई मैं सीडीएम लॉन्च करना है, तो कैसे लॉन्च हुआ फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी किस सेशन में बनती है कांग्रेस के, जरा बताएंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि रैयतवाड़ी एरियाज में नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा, नहीं रेवेन्यू नहीं पे करेंगे। ज़मींदारी एरियाज में चौकीदार टैक्स चौकीदार टैक्स नहीं देंगे। और सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉज को डिफाइंस करना है, यानी कि फॉलो नहीं करना है। अब ये आप रिकॉल करो ज़मींदारी रैयतवाड़ी जल्दी से। तो ज़मींदारी 1790 कॉर्नवालिस, याद आया, सनसेट क्लॉज, ज़मींदार वॉज द मेन ओनर ऑफ द लैंड, हेरिडेटरी होता था, लेकिन अगर पैसा जमा नहीं कराया तो छीन भी ली जाएगी। 1820 रैयतवाड़ी बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मुनरो और रीड लाए थे मद्रास वाले रीजन में। और यहाँ मालवाड़ी, महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो एक जो मुखिया है मल्टीपल गाँव का वो इकट्ठा करके देगा और टैक्स को। और इसको 1822 में लाया गया था, ये पंजाब वाले क्षेत्र में। और कौन लाया था, होल्ट मैकेंजी, ठीक है। रैयत का मतलब होता है पेशेंट। तो ये सारी इस तरह से स्प्रेड होता है सीडीएम। और किस तरह से मोबिलाइज करे गया लोगों को, प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना, ये सब बनाई गई कि लोकल लेवल पे आप लोग पिकेटिंग करो, यानी कि धरना दो, ठीक है, बॉयकॉट करो। और गांधी जी के तो स्पेसिफिक यहाँ पर इन्होंने बोला भी था कि लॉयर अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं, लॉयर कैन गिव अप, ठीक है, ऐसा नहीं कि मस्ट गिव अप, ठीक है, कैन गिव अप प्रैक्टिस, ठीक है। गांधी जी को भी पता था, जैसे कि अब मुझे पता चल गया है कि कभी भी कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, ये पढ़ लो तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि अगर कुछ भी इधर ऊपर नीचे हुआ तो लोग सबसे पहले आके आपको ही घेरने वाले हैं, ठीक है, चाहे भले आप कुछ भी कर लो, जैसे ठीक है। तो लॉयर कैन गिव अप प्रैक्टिस। तो पहले उन्होंने बोला था एनसीएम के टाइम पे कि लॉयर प्रैक्टिस गिव अप कर दें, तो यही हुआ था, लॉयर ने प्रैक्टिस जब गिव अप कर दिया, ठीक है, उनको हटा दिया गया। तो फिर बाद में लॉयर्स ने घेर लिया गांधी जी को कि भाई तुम्हारे कहने पे हमने छोड़ा था ये सब। तो गांधी जी ने बोला कि लॉयर्स कैन गिव अप प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिज़ाइन, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन रिज़ाइन। कपिल ठाकुर सर, गांधी वर्सेस भगत सिंह तो बता दो। रुक जाओ बेटा, तसल्ली रखो, गांधी वर्सेस भगत सिंह, मज़े इसी में आते हैं। गांधी वर्सेस भगत सिंह, जो यहाँ पे काम की चीज़ है जिससे कि सवाल पूछा जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आ रहा। जल्दी से बताओ कि कैसे हुआ था, अभी बताएंगे कैसे हुआ था। हाँ, कॉन्स्पिरेसी में अलग ही मज़ा आता है। गांधी जी चाहते तो बचा लेते। अभी जैसे हम तुमको बोलें कि पता है सैफ अली खान को जो घुसा था ना, सलमान खान ने मरवाया था उसको चाकू को सेड़ के। अब तुमको एकदम इंटरेस्ट पैदा होगा, अच्छा सलमान खान ने, अब मज़े आएंगे, है कि नहीं। अभी सीधा सीधा बोल दिया जाए कि वो तो ऐसे ही नॉर्मल सा चोर था, उतना मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्स्पिरेसी में सबको मज़े आते हैं, तुमको भी वही मज़े लेने देंगे मज़े, रुक जाओ भी, है ना। चलो, हाँ अभी बस कैन कैन चलेगा। चलो, तो क्या ये हरे हरे क्या भेज रहे हो भाई, ये जय बेटा आशीष राजपूत, ये सब क्या भेज रहे हो हरे हरे, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लॉयर्स कैन गिव अ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन रिज़ाइन, ये सब बोला था गांधी जी ने कि अगर कॉन्फिडेंट हो तो रिज़ाइन कर सकते हो, हम पे मत करना कि तुम्हें तो बोला था रिज़ाइन कर दो।
14 फरवरी 1931 को इरविन बुलाता है गांधी जी को कि यार क्यों बुलाता है, क्योंकि यार आरटीसी हुई थी और कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था लाहौर सेशन में। कांग्रेस गई नहीं थी लंदन में, कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, तो थू थू हो गई थी इन लोग कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी वही नहीं आ रही है, किस बात का। तो इरविन पे प्रेशर बना कि भाई कांग्रेस को लेके आओ अगली वाली में। 3 हुई थी टोटल, अभी देखेंगे 3 आरटीसी हुई थी। तो इन्होंने बोला कि प्रेशर बड़ा पड़ा इरविन पे कि भाई लेके आओ इरविन पे। इरविन पहले तो स्टेट बन रहे थे, दिल्ली प्रपोजल नेगेट किए, गांधी की 11 डिमांड को हटा दिए। अब आगे गांधी जी, ठीक है। अब यहीं पे वो कंट्रोवर्सी है कि जिसमें तुमको मज़ा आएगा कि भगत सिंह को चाहते तो गांधी जी बचा सकते थे, है ना, वो अभी देखते हैं बचा सकते थे कि नहीं। तो इरविन की डिमांड क्या थी? इरविन डिमांड टू गांधी जी कि ये सीडीएम को सस्पेंड करो और जल्दी से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें आ जाओ। गांधी जी की क्या डिमांड थी? तो गांधी जी, सारी डिमांड तो आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। गांधी जी डिमांड्स थी कि रिलीज दी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो, प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, यानी कि जो हिंसा के दोषी नहीं उनको छोड़ दो, ठीक है। गिव दी प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट किया गया है, जब्त किया गया है, तो उनकी प्रॉपर्टी को वापस दे दो, ठीक है। गिव दी प्रॉपर्टी बैक नॉट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, जो अभी बेची नहीं है थर्ड पार्टी को वो वापस कर दो, ठीक है। राइट टू प्रोड्यूस सॉल्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये हक दो लोगों को कि अपने पर्सनल खाने के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, बेचने के लिए नहीं तो कंजम्पशन के लिए वो सॉल्ट अपना खुद से प्रोड्यूस कर सकें। और भी डिमांड थी लेकिन ये 3 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गांधी जी की डिमांड ये भी थी इसमें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी को टाल दिया जाए, ठीक है, जो कि इरविन ने नहीं मानी। इरविन का ये स्टेटमेंट था कि ये गांधी मतलब किस तरह के इंसान हैं, खुद नॉन वायलेंस की बात करते हैं और जिन लोगों ने वायलेंस किया है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। तो गांधी की फ़िलॉसफी मुझे समझ नहीं आती है, ऐसा इरविन का स्टेटमेंट था। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो तो गांधी से मिले हुए थे। अभी मिले थे इतना तो हमें नहीं पता है, हम 1931 के तो है नहीं, जितना हमने किताबों में पढ़ा उतना तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तुमने कहाँ से पढ़ा वो भी हमें बता देना, ठीक है। लेकिन मैंने तो यही पढ़ा है कि भाई इरविन ने ही बोला था कि गांधी जी काफ़ी शीव्ड पर्सन है कि ये जिस चीज़ इनकी फ़िलॉसफी समझ नहीं आती, एक तो वायलेंस और ऊपर से जो वायलेंस कर रहे हैं, एक तो नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफी देते हैं और जो वायलेंस कर रहे हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि गांधी जी ने अजीत सिंह कौन थे? भगत सिंह के अंकल, याद है आपको? अजीत सिंह भारत माता न्यूज़पेपर और अंजुमाने मोहिसबाने वतन बनाए थे ये। तो इनको ही बोला था कि भाई इनसे एक भगत सिंह की, क्योंकि होता ये था कि जैसे अगर किंग या क्वीन मना कर दे, एक पिटीशन अगर भेजा जाए उसको, अगर वो मना कर दे तो फांसी टल सकती थी, ठीक है। ऐसा कई बार होता था कि जैसे किसी को कन्विक्ट किया गया कि भाई तुमको फांसी हो गई है, फिर तो वो क्या करता था, वो अपना एक लेटर लिख देता था, माफ़ीनामा एक तरह से, ठीक है। तो पिटीशन लिख देता था, तो वो पिटीशन कई बार एक्सेप्ट कर ली जाती थी, या तो पहले वॉइस रॉय के पास जाती थी, वॉइस रॉय ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, उसने नहीं किया तो ऊपर लेवल पे जाती थी। तो कई सारे लोग जो थे वो पिटीशन लिख देते थे, ठीक है। भगत सिंह ने मना कर दिया था। अजीत सिंह जब महात्मा गांधी ने अजीत सिंह को बोला तो अजीत सिंह ने जब बोला, भगत सिंह ने मना कर दिया कि भाई मैं पिटीशन तो नहीं लिखने वाला हूँ, फांसी मिल रही है, मिल जाने तो अगर मैं पिटीशन लिखूंगा तो मैं आगे की जो जनरेशन है उसको कैसे प्रेरणा दूंगा। तो इसीलिए भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी माना जाता है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी तो और भी बहुत लोगों ने पहले करी थी, लेकिन सब वही होता था ना, जब 3rd डिग्री टॉर्चर मिलता था ना कायदे का, तो सब झुक जाते थे कि भाई नेशनलिज्म या तेल लेने पहले अपनी जान बचाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप ही हो, आप देशभक्त हो, ठीक है। अभी आप भगत सिंह जैसे मान लो आप लोग कर रहे हो, तो अभी आप लोग को एकदम से अगर गवर्नमेंट आए और खूब कायदे की सुताई करे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे आप में से लगभग 6,500 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप में से 6.5 लाख लोग हैं, ठीक है, सॉरी 6,500 लोग हैं जो अभी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इनमें कि अगर मान लो कि वैसे ब्रिटिशर्स का मान लो कि अभी सरकार आए और सबको मारना शुरू करे, तो अभी 6,500 लोगों में, अभी 6,000 लोगों में 6 लोग भी शायद मुश्किल से मिले जो कि अपनी बात पे अडिग रहे हैं, है ना।
सर जल्दी करो, तो बेटा जाओ ना, मना किसने किया है? स्लो भी चाहिए किसी को, जल्दी भी कर दो। बेटा तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम एग्ज़ाम मत दो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, फालतू में पैसा वेस्ट करो, टाइम वेस्ट करो, आराम से रीलें स्क्रॉल करो, ये सब करो, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जल्दी भी चाहिए, धीमे धीमे भी चाहिए। टेस्ट कहाँ है, मज़ा नहीं आया कंस्पिरेसी, वही तो दिक्कत है। अभी मैं बोल दूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू जी को मरवाया था, पता है? अब मज़ा आएगा। पता है सुभाष चंद्र बोस जी एक दिन मिलने गए नेहरू से, नेहरू ने जहर मिला दिया खाने में, वो तो कहा सुभाष चंद्र बोस वहीं पे पहचान लिए कि जहर मिला हुआ है। अब मज़ा आएगा कंस्पिरेसी में, है कि नहीं? अभी सीधे सीधे बातें थोड़ी ना अच्छी लगती हैं। तो भाई जब भी आपने सोर्स से पढ़ा हो तो हमें बता देना कौन सी किताब से पढ़ा है आपने, कौन से सोर्स से पढ़ा है, कुछ लेटर ऐसा मिला है तो हम भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें भी सत्य की आवश्यकता है। लेकिन जितना पता था मैंने उतना आपको बता दिया, और आपको कंस्पिरेसी में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ो कि गांधी इम्पैक्ट कब हुआ था, ठीक है? तो फेब 1931 में हुआ था। एग्ज़ाम में ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा गांधी जी ने चाहते तो बचवा लेते कि नहीं। गांधी जी क्या भगत सिंह को बचवा सकते थे? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी नीदर और नॉट। इस तरह का तो आने वाला नहीं है। तो जो आने वाला है वो कायदे से पढ़ लो। गांधी जी भी जा चुके हैं, भगत सिंह भी जा चुके हैं, तुम अपने देश के लिए अब कुछ करो, है ना? तो अब यहाँ पे कराची सेशन होता है। क्यों होता है? इसको एंडोर्स करने के लिए, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए। गांधी इरविन पैक्ट वॉज एंडोर्स्ड, ठीक है? तो इसको एंडोर्स किया गया। सरदार पटेल जी, एंडोर्स का मतलब है कि भाई इसको अप्रूव किया गया कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं गांधी इरविन पैक्ट को, ठीक है? और अगर हम बात करेंगे सोर्स, जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर ये अप्रूव हुआ कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सीडीएम को टेम्पररली सस्पेंड करेंगे, ठीक है? अभी सस्पेंड करेंगे, आगे के लिए नहीं। लेकिन एक्चुअली किसी को रियलिटी नहीं पता है क्या हुआ था। बुक का है, मतलब डीपीएसपी रूट्स फ्रॉम, हाँ बिल्कुल पॉटर, ये प्राइवेट टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको पीडीएफ सब कुछ, ठीक है? बैच के अंदर ये कहानी चलो भाई, तो सीडीएम को जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने की बात कही गई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की बात कही गई। और यहाँ पर सबसे पहले द गोल ऑफ, आई रिपीट, द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज रीइटरेटेड। इसका मतलब होता है कि पूर्ण स्वराज का मतलब सबसे पहली बार बताया गया। पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया था लाहौर सेशन ऑफ 1929, जिसको नेहरू जी ने प्रेसाइड किया था। लेकिन इसका मीनिंग सबसे पहली बार बताया गया था कराची सेशन ऑफ 1931 में। दो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर। यही फंडामेंटल राइट बाद में डीपीएसपी जाके बनते हैं, दे फॉर्म द बेसिस फॉर द डीपीएसपी, ठीक है? डीपीएसपी ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम दिस कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931, पटेल साहब। आखिरी स्लाइड है आज की लेक्चर की, और वो है कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन है जो लंदन में हुई थी। क्यों हुई थी? इंडियंस को बुलाया गया था, सारे इंडियंस को, सारे पार्टी से, कि आओ डिस्कस करते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम्हें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हुई थी 1930, 31, 32 में, साल के एकदम अंत में होती थी, दिसंबर के टाइम पे। और दूसरी वाली एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थी जिसमें कि गांधी जी और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ दूसरी वाली में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा नज़ारा है। बाकी हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि जो आपने अभी पढ़ा है वो कितना आपको समझ में है, कितना आप कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लगाना, जो आप में से करते नहीं हैं सारे लोग। भुगतेंगे आप ही लोग, ठीक है? हम तो लगवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे आपको। कौन कितना करता है, अपने आप से एफर्ट कितना मारता है, वो डिपेंड करेगा कि आप में से। अभी आपने देखा लोग 25 नंबर भी लाएँ, 35 भी आए, 45 भी आए, 55 भी आए, 60 भी आए, ठीक है? तो जो जितना एफर्ट मारेगा वो उतना लेकर जाएगा, ठीक है? तो इंग्लिश का भी बैच है, ये बैच जीके बैच के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अगर अलग से लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। वैसे अगर आप बैच के अंदर हैं और बैच जो मैंने पढ़ाया है उसका कोई डाउट है तो वो उसी के अंदर आपको एक अलग से स्पेसिफिक डाउट सेक्शन मिलेगा,
जो अगर आपको पढ़ा रहे ना जो पढ़ाया गया है या फिर कुछ ऐसा नोट्स में कुछ एरर वगैरह आपको मिलता है। तो ये जीके बैच 3.0 वो है जहाँ पर आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, बिकॉज यहाँ पर तो लाइव ही सिर्फ चलती हैं, नोट्स क्विजेज़, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे डाउट सेशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम यूपीएससी वाले सवाल करेंगे, देन एसईएससी वाले सवाल करेंगे, ठीक है। पहला ही सवाल ले लो, अब देख लो बेटा, सीएपीएफ 2023 का सवाल है, जिसने लगाया होगा सीजीएल मेंस का बना लिया होगा इस बार का। वैसे तो मैंने पढ़ाया ही था, लेकिन आप देख सकते हो सीजीएल मेंस में आया है, तो ये कहना कि ये इसका है यूपीएससी का, ये एसएससी का, देखो जैसे ही क्वेश्चन का आया, तुम देख रहे हो तुम लोग 6.3 से 6.1, अभी देखना धीरे 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 जब तक क्वेश्चन लगेंगे, ये साढ़े जो ये अभी 6,000 भी है ना 6.1, ये 5,000, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हैं तो क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको कुछ और मंशा होती है कि नहीं हम क्वेश्चन ऐप के अंदर लगाएंगे जैसा भी, तो वो आपका मर्ज़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ बने रहो, है ना, ज़्यादा ज़्यादा भीड़ होगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगता है, लेकिन मैंने अगर मुझे भीड़ ही चाहिए होती तो मैं आपको बोलता कि भाई लाइक करो, है ना, इसको शेयर करो, जो कि मैंने आज तक कभी बोला नहीं है। तो बस मेन यही है कि जिसमें आपका फ़ायदा हो, बस बताना मेरा काम है कि भाई क्वेश्चंस लगाओ। अब आप यहाँ पे लगाते हो क्लास में, बाद में लगाते हो, वो आपको पता होना चाहिए कि अब कहीं खुद से आप खुद से ईमानदार हो कि नहीं हो, ठीक है। ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है खुद के साथ, है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप लगा रहे हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास में ही लगाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर, प्रैक्टिस करो खुद से। और कैसे प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं और बस देख लिया, जैसे क्वेश्चन आया तो वीडियो पॉज करो, सुनो कि मतलब क्या क्वेश्चन है, पढ़ो और अपना एक ऑप्शन बनाओ खुद से, चाहे भले आता हो ना आता हो, डजेंट मैटर, चाहे भले कुछ हवा भी नहीं लग रही है फिर भी ऑप्शन उसको पॉज करके क्वेश्चन को बनाओ कि यार कैसे हो सकता है, कुछ तो लग रहा होगा, ठीक है, तुक्का ही मार दो। नॉट करेक्टली मैच्ड, बंदी जीवन सचिन सान्याल, फिलोसफी ऑफ वॉर्म भगवती चरण वोरा, इंडियन अनरेस्ट, गलत है कि नहीं है? किसने लिखा था ये जरा बताओ कमेंट में जल्दी से, ये किसने लिखा था इंडियन अनरेस्ट? किसने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को? वैलेंटाइन चिरोल, इसी ने तो बोला था बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक, जिसके चलते इनको जाना पड़ता है लंदन में, याद है आपको? तो वो है, तो दशहर का था ये, सखराम गणेश दुष्कर, ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा था ऑप्शन नंबर सी। सीएपीएफ 2024 का सवाल है, पढ़ो चारों ऑप्शन को, चारों स्टेटमेंट को और बताओ आराम से, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन हैं जो बाद में आपके एसएससी में घूम फिर के आएंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो यूपीएससी का है ना। चलो, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन क्या एसएससी जीडी का 8 या 9 फरवरी से ना। सेलेक्ट वाली क्लास तो हुई नहीं है, किसने बोला अमन जी हुई नहीं है? जाने कब करके बैठ चुके हैं हम लोग, कहाँ सो रहे हैं आप? फ्री में पड़ी भी हुई है, जो फ्री आई थिंक होगी नहीं, बिकॉज वो मेंस वाले बच्चों के लिए थी फ्री में, लेकिन अब नहीं रहेगी, तो अभी तो पड़ी होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, बिल्कुल सही, कांग्रेस ने तो सेकंड वाली में पार्टिसिपेट किया था, लंदन में भी हुई थी और साल के अंत में भी होती थी, ये भी मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से तो सही है ये। द डिस्कशन इन दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ, जो तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ उसकी वजह से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, भैया 1935 के एक्ट ने ही तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी, और ये बोल रहा है कि फेवर ही नहीं कर रहा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। उसी ने तो प्रोविंसेस से डायरेक्ट हटा के ऑटोनॉमी दी थी, तो 3 वाला तो ऐसे ही हट जाएगा आपका, 1 and 2, यानी 4 वाला अपने आप ही गलत हो गया कि गवर्नर वॉज नॉट गिवन एनी पावर, कोई पावर नहीं दी गई थी गवर्नर को इस एक्ट में। तो ये एनी क्या है, एक्सट्रीम कीवर्ड है। हमने क्या अंधा तुक्का लगाया इसमें कि भाई एनी है सीधे गलत मार, तो हमने पूरा पढ़ा, और ये चीज़ हमें और उस चीज़ को लेके प्रेरित करती है कि हाँ यार एनी है, एक्सट्रीम कीवर्ड है, ठीक है। तो 1 and 2 सीपीएफ 2024 का आप असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हैं, अब आप लेफ्टिनेंट बनने की ओर है। सीडीएस 2021, हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन, सिर्फ आदमियों तक सीमित ना रखा जाए। कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, मंटागनी हजरा और मितुबेन पेटिट,
तो वैसे तो दोनों लोगों ने बोला था कि भाई विमेन को भी पार्टिसिपेशन करो, लेकिन ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट की डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन वॉज गिवन बाई कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज, पढ़ो यार पहले तो, पहले खुद से पढ़ो, करो इसको, और जब हो जाए तो बताना क्या ऑप्शन है। और ऐसा नहीं ए बी सी डी, फोर्थ का क्या ऑप्शन है ये आप बताएंगे। वैसे 4A 4B ऐसा लिखना। आदिति सामंता ए, संगीता ए, तेजस ए। भाई ए हम क्या समझें, आप थर्ड का बता रहे हो फोर्थ का बता रहे हो? सर सर वीडियो नहीं चल रही ऐप पर, डीएनएस चेंज करने के बाद भी। आतिफ अफरोज़, आतिफ जी एक बार फिर से आप क्वेरी नंबर पे थोड़ा कांटेक्ट कर लें। सर आई एम बैंक पीओ, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस CGL 25 फ्रॉम SC कैटेगरी। हो जाएगा। देखो यार तुम बैंक पीओ में हो, तुम SC कैटेगरी से हो, इसका मतलब मैं कैसे बता दूँ आपका हो जाएगा? ये क्या डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन होती है क्या? आप कितना हार्डवर्क करते हो वो डिटरमाइन करेगा, कि आप बैंक पीओ में जॉब करते हो ये चीज़ डिटरमाइन करेगा? अंतर्यामी तो मैं हूँ मैं नहीं, है ना, कि मैं आपको ऐसे ही देख कर बता दूँ कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो। आपका मैथ्स रीजनिंग तो अच्छा हो गई अगर आप बैंक पीओ का जॉब कर रहे हैं तो, है ना। द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। गवर्नमेंट उनको रिलीज़ नहीं करेगी जो हु हैड बीन नॉन वायलेंट, जिन्होंने हिंसा नहीं करी है तो उनको गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं करेगी, मतलब जो इन्होंने हिंसा करी उनको रिलीज़ कर देगी। गलत है ना ये तो। देखा ही था यार गांधी इम्पैक्ट में, गांधी जी ने बोला था कि भाई उनको रिलीज़ करो जो जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया है ना। गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज्ड इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ्स ऑफ। जो पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं तो उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। गलत है भाई, जो पीसफुल तरीके से कर रहे हैं तो उनको ही तो रिलीज़ किया जाएगा। द कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ CDM। बिल्कुल एग्री कर गई थी गांधी इरविन पैक्ट में कि CDM सस्पेंड करेंगे और सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकंड RTC। खत्म। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बंदी जीवन। बंदी जीवन का ऑथर कौन है? कौन है? सचिन सान्याल। भगवती चरण वोरा ने क्या लिखा है? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। करो इस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई, तो ड्यूरिंग द सेकेंड RTC 19 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्रीडम। इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन 1932। 1932 में डोमिनियन स्टेटस मिला। वॉइस लिंकडन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलेशन विद कांग्रेस। CDM वॉज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। बिल्कुल सही है, सॉल्ट लॉ का वॉयलेशन करके CDM को इनिशिएट किया गया था। ये नहीं होगा, ठीक है, इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है। दूसरा होगा कि नहीं होगा ये चेक करते हैं। इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन 1932। ऐसा कुछ हमने पढ़ा तो है नहीं 1932, ऐसा भी आया था नहीं, लेकिन 1932 में कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला था, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा आपका। 4 होगा, एक को चेक करते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड RTC हेल्ड इन 1931 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्रीडम। यस, फ्रीडम की डिमांड तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना ही कर दी थी। एट दी सेकेंड RTC हु अमंग द फॉलोइंग लेट द फिक्की डेलीगेशन। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये फिक्की जो है 1927 से बनाया गया था। 1927 में गांधी जी ने बोला था जो बड़े बिजनेसमैन थे जैसे GD बिरला,
और पुरुषोत्तम ठाकुर दास, इन लोगों को बोला था कि भाई आप लोग इसका गठन करो जो हमारा आज भी चलता है, फिक्की है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, 1927 में बना था पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला ने इसको बनाया था, है ना। चलो, और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस की बात आई ही है तो दिमाग में चीज़ आई है। रुको 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 रुको, यहाँ पे ना एक सेकेंड, अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कभी, आई थिंक आ भी चुका है किसी क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन, कि फर्स्ट हु डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टेटस फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिमांड किया था? तो तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, एंड एम.आर. जयकर, ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि सबसे पहली बार डोमिनेंस स्टेटस किसने डिमांड किया था, ठीक है। चलो, तो हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द इंडियन स्टेट्स कमिटी इन द ईयर 1928, 1928 में एक इंडियन स्टेट्स कमिटी बनी थी, इसको किसने लीड किया था? ये हारकट बटलर ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज फाउंडेड द HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसने बनाई? अशफाकुल्ला खान, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ये सब तो HRA से एसोसिएटेड हैं। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह ने CLA में बॉम्ब फेंका था 1929 में, याद है आपको। चंद्रशेखर आज़ाद मेन फाउंडर थे इसके। और कहाँ पर ये पार्टी बनी थी और कब बनी थी? व्हेन एंड वेयर वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेड बाय द INC? पूर्ण स्वराज की डिमांड कब रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा? तो ये रखी गई थी लाहौर के 1929 में सेशन में। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पार्टी को बनाया था 1928 में, फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद रिगार्ड टू FR एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ और आर करेक्ट? अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कराची सेशन के रिगार्डिंग क्या था, इंपॉर्टेंट था। पटेल जी ने प्रिसाइड किया था, 1931 में सेशन हुआ था। और जब ये लोग गए थे ना कांग्रेस वाले, ठीक है, तो इनको काले झंडे दिखाए गए थे, इसीलिए कि भाई भगत सिंह की फांसी को ये लोग टलवा नहीं पाए थे, इसलिए, ठीक है। खैर, तो गांधी इम्पैक्ट को एंडोर्स किया गया था। RTC में, सेकेंड वाली RTC में पार्टिसिपेट करेंगे, CDM को टेम्प्रेरी तौर से सस्पेंड करेंगे। आई अगेन रिपीट, टेम्प्रेरी तौर से सस्पेंड किया गया था, बिकॉज 1932 में जब सेकेंड RTC हुई, कांग्रेस की डिमांड नहीं मानी गई, तो फिर ये लोग जब वापस आए तो फिर से RTC को इन लोगों ने रिज्यूम कर दिया। और 1934 में जाके फाइनली गांधी जी CDM को वापस लेते हैं या बंद करते हैं, ठीक है। तो इसका अपोज किया था अंबालाल साराभाई ने, ऐसा कुछ अपोज नहीं हुआ था। इट्स 20 पॉइंट्स इंक्लूडेड डिमांड फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड अडल्ट सफरेज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। खुदाई खिदमत गार सर्वेंट ऑफ गॉड, ये किसने बनाया? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्ना, फिर मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय तो यार याद रखना है, तो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो 1915 में बनती, 1916 में इनाग्रेशन होता है, गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है, और 1915 में ही आपको पता है कि हिंदू महासभा का गठन किया जाता है, ठीक है, हिंदू महासभा का गठन किया था। तो खान अब्दुल गफ़ार, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने चलाया था रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन, कहाँ पर? जो पेशावर वाला क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट। द महाज सत्याग्रह ऑफ 1927 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो 1927 का जो महाज सत्याग्रह उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? अम्बेडकर, गांधी, बोस या फिर लोकमान्य तिलक। तो अम्बेडकर जी ने किया था। 1924 में क्या किया था? बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1930 में चलाया था। और बस बोस जी और नेहरू जी ने मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी 1927 में, 1927 में, ये ध्यान रखना है। और लोकमान्य तिलक के 2 न्यूज़पेपर्स का नाम बताइए। क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जल्दी से। चलो,
तो गांधी इरविन पैक्ट पे आते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931 में, 1931 में होता है, ठीक है, फरवरी के टाइम पे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑब्वियस ही बात है बाद में ही हुआ होगा ना, ठीक है, नवंबर 1931 में। पेजन मूवमेंट एट बारदौली 1928 में। खेड़ावाला 1918 में। तो यार 4 पहले आएगा, देन 3 आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, क्योंकि खुद सोचो यार सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बाद में होगी ना, पहले तो गांधी इरविन पैक्ट में ही तो बोला गया था कि हम लोग सेकेंड आरटीसी में पार्टिसिपेट करेंगे जाके, तो पहले कहाँ से हो जाएगी, बाद में ही होगी ना। तो 4312 ये एनडीए 2022 के सवाल है। इंस्पायर्ड बाई द दांडी मार्च बाई महात्मा गांधी इन तमिलनाडु, सी राजगोपालाचारी लेड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम। तो सी राजगोपालाचारी ने जो सॉल्ट मार्च है कहाँ से कहाँ तक किया था, तो ये तिरुनेलवेली, ठीक है, तिरुनेलवेली से लेके सॉरी नागरकोइल कहाँ होगा ये, त्रिचुनापोली से लेके वेदरानियम तक के लिए किया था, ठीक है, जो कि तंजौर कोर्स में पढ़ता था। तंजौर किसकी कैपिटल थी जरा बताएंगे, जो हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था। दांडी मार्च के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया था। The march was widely covered by the European and American press. It was the first nationalist activist in which women participated in large number. तो बिल्कुल लार्ज नंबर ने पार्टिसिपेट की थी, तो हमने पढ़ा ही था। और यूरोपियन और अमेरिकन पोस्ट ने इसको कायदे से कवर भी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2। तंजौर अगर आपको याद हो कि ये किसकी कैपिटल थी, तो जो हमारे चोला थे, अर्ली चोलास, उनकी कैपिटल थी तंजौर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द फाउंडर और मेंबर ऑफ HSRA के फाउंडर मेंबर कौन थे, जो सितंबर 1928 में पार्टी बनती है, उसके फाउंडर मेंबर पूछा है। तो भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, बटुकेश्वर ये चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, बाकी तो और कोई नाम दिख ही नहीं रहा है, मैं तो 1 ओनली। अब आ जाते हैं SSC के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, अंकुर पंडित कनपुरिया नाम तुम लोग काफ़ी बढ़िया रखते हो। आयुष, निकिता, बबलू से याद है हम लोग के स्कूल में एक हमारा क्लासमेट था, उसको बबलू मिस्त्री बुलाते थे हम लोग। पता नहीं मेरा मिस्त्री मतलब मेरा बबलू कहाँ होगा। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद दी, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है ये कहाँ पर किससे एसोसिएटेड था, तो ये स्टेनो 2023 में CDM से, है ना। और कहाँ से कहाँ तक आपको पता है, साबरमती से दांडी तक का मार्च था, 241 मील लंबा मार्च था, 78 लोगों के साथ गांधी जी ने मार्च निकाला था, साबरमती अहमदाबाद से लेके दांडी नवसारी तक। विच फ्रीडम फाइटर हु इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन एक्शन इन 1925 फॉर विच ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडेम्ड हिम टू डेथ। राम प्रसाद बिस्मिल, हरदयाल, VD सावरकर, महात्मा गांधी, तो कौन थे। तो महात्मा गांधी को तो भाई को पता है, गोडसे ने, है ना। सावरकर 1911 में जेल भेजे गए थे, सेल्यूलर जेल जो अंडमान की है, नासिक कंस्पिरेसी केस में। फिर इन्होंने पिटीशन लिख दी थी ब्रिटिशर को कि यार माफ़ी दे दो, गलती वलती हो गई, तो छोड़ दिया गया था। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ये सब जो हैं सब ये एसोसिएटेड हैं आपके गदर पार्टी से, जो कि 1913 में बनती है, याद है आपको। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह, तो ये सब। राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग किया गया था, अशफाकुल्ला खान को हैंग किया गया था, और राजेंद्र लहरी को हैंग किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स मेंबर असैसिनेटेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सॉन्डर की हत्या किसने करी थी। तो सॉन्डर्स की हत्या करने का काम किसने किया था, सॉन्डर्स की। हिंदुस्तान सेवा दल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी या फिर अनुशीलन समिति। तो ये एक्चुअल में HRA ही क्लिक करेंगे इसमें, बिकॉज HSRA तो है नहीं, और HSRA जो है वो HRA का ही एक तरह से हो सकते हैं कि जो मॉडिफाई होकर आगे बना था, ठीक है, इसलिए आपका HRA हो जाएगा इसका आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन शब्द है तो भाई अंबेडकर जी मत लगा देना कभी भी गलती से, अभी हमने पढ़ा नहीं, आगे कल भी सवाल था, आज भी सवाल है, लेकिन पढ़ेंगे इसको कल, ठीक है। तो 90 का होगा आपका गांधी जी, ऑप्शन नंबर B, बिकॉज अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी 1924 में, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी और सभा, ठीक। हु अमंग दी फॉलोइंग लीडर्स लेड दी बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली जो सत्याग्रह उसका नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो बारडोली की अगर बात करेंगे तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल। सरदार का टाइटल यहीं पे मिला था, जो वेमेंस ने इनको टाइटल दिया था। लाला लाजपत राय इनकी डेथ हुई थी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन की उसमें दी थी इन्होंने,
ठीक है। नेहरू जो मोतीलाल नेहरू है वो चेयरमैन थे 1928 में, इसलिए सी राजगोपालाचारी ने CDM को लीड किया था और इन्होंने सॉल्ट मार्च जो मार्च है वो कहाँ से कहाँ निकाले थे, त्रिचुनापोली से लेके वेदरानाम तक, ठीक है, जो कि तंजौर कोस्ट पे पड़ता है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द पूना पैक्ट विद गांधी जी, नहीं पढ़ा है अभी, कल पढ़ेंगे। व्हेन डिड डिप्रेस क्लासेस द रिजर्व सीट, अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे कल, ठीक है। इन द डैश सरोजिनी नायडू परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट, किस पर्टिकुलर मूवमेंट में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को परसुएड किया कि वही इसमें वुमेन को भी पार्टिसिपेशन लेके आओ, ये हुआ था आपका सॉल्ट सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसको कि हम CDM भी बोलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में, 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा नहीं, चंपारण हुआ था 1917 में। गांधी जी को किसने इनवाइट किया था यहाँ पर, बताओ। सो स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन वीडियो डाल दीजिए प्लीज़। सौरभ शर्मा भाई, स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा 2025 का CGL के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग परसुएडेड गांधी जी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, तो गांधी जी को किसने परसुएड किया था, तो ये परसुएड किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। देख रहे हैं आप यहाँ पे, कहाँ गया वो क्वेश्चन, देख रहे हो यहाँ पे, सरोजिनी नायडू परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ, यहाँ पे क्या हुई, हु परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय भी हैं, सरोजिनी नायडू भी हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द CDM कम्प्लीटली सीज्ड, पूरी तरह से इसको रोक दिया गया, तो अभी मैंने बताया था कि भाई 1932 में सेकंड RTC हुई, वापस लौटे क्योंकि इनकी डिमांड मानी नहीं गई, तो इन्होंने फिर से रिज्यूम कर दिया गया, गांधी जी को जेल वेल डाल दिया गया, और गांधी जी ने फाइनली 1934 में 1934 में इसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया, वापस ले लिया। सी राजगोपालाचारी लेड दी सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो सॉल्ट सत्याग्रह हमने देखा था त्रिचुनापोली से लेकर वेदरानाम तक जो जगह पड़ती है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑन 8 अप्रैल 1929 हु अमंग द फॉलोइंग टू रेवोल्यूशनिस्ट थ्रू अ बॉम्ब इन द CLA, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंक के मारा था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 30th विच ग्रेट लीडर डाइड ड्यू टू हिज इंजरीज इन द एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट ऑफ 1928, 1928 के जो एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट थे उसमें किसकी डेथ हो जाती है, तो लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह, ये सब गदर मूवमेंट, गदर से आपको याद आना चाहिए कोमागाटामारू इंसिडेंट जो 1914 में हुआ था, याद है, जो कि कोमागाटामारू एक जापानीज शिप का नाम था, और उनके गदराइट्स को सप्रेस करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, अगर आपको याद हो, ये एक्ट आया था 1915 में, 1915, और इसी का ही परमानेंट रिप्लेसमेंट था आपका जो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट था, जो कि बाद में रॉलेट एक्ट कहलाता है, जिसको ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टुक टू सोशलिस्ट आइडियाज़ अंडर हुज लीडरशिप इन 1928, तो सोशलिस्ट आइडियाज़ ले लिए थे आचार्य ने और बन गई थी HSRA, किसके अंडर में, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, ये तो आचार्य में थे 1924 में, तब तक तो इनको मतलब फांसी हो चुकी थी। राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद, तो HSRA का जब मेन नाम आएगा ना, तो जो मेन फाउंडर थे HSRA के वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओडायर, ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो किसने मारा माइकल ओडायर को, तो हमने कल पढ़ा था रेगिनाल्ड डायर। ठीक है, रेगिनाल्ड डायर रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, जो ब्रिगेडियर था। लेकिन माइकल ओडायर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जिसने कि इसकी करतूतों की प्रशंसा करी थी, तो इसलिए माइकल, ये तो मर चुका था तब तक जब तक ये गए थे, कौन, उधम सिंह, जो क्या नाम रख के गए थे, तो ये नाम रख के गए थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये नाम रख के गए थे, और इसको मारे थे, किसको, माइकल ओडायर को। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाई अम्बेडकर जी 1927, कौन सा स्टार्ट किया था, धारसाना, मुलसी, महासत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था 1927 में, ऑप्शन नंबर डी। हु मूव द रेजोल्यूशन, किसने ये प्रस्ताव पेश किया, प्रपोजिंग नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू बी हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सैफ्रॉन, ठीक है, वाइट एंड डार्क, तो आपको पता है ये किसने किया था, ये किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ये पढ़ा नहीं है बिकॉज ये 1947 में ये वो किया था, रेजोल्यूशन पास किया था 1947 में। ठीक है, और कांग्रेस का जो ऑफिशियल फ्लैग था वो क्या था, बीच में चरखा था, 3 कलर थे और बीच में चरखा था, है ना। 1931 में उन लोगों ने अपना फ्लैग एक्सेप्ट किया था उसको, ठीक है, कांग्रेस वालों ने। चलो 4-5 सवाल और लगाते हैं यहाँ पर और फिर ख़त्म करते हैं सेशन को। ओरिजिन ऑफ DPSP कैन बी ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ओरिजिन DPSP का कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था कि 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, कहाँ पे,
कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1931 में, जो पटेल साहब ने इसको लीड किया था। गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था, जो 1931 में अर्ली पार्ट ऑफ फरवरी 1931 में साइन हुआ था। सीडीएम को अभी टेम्परली सस्पेंड करने की बात कही गई थी, सेकेंड आरटीसी में पार्टिसिपेट करने की बात कही गई थी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कराची रेजोल्यूशन जो हुआ था आपका, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सी राजगोपालाचारी ब्रेक दी सॉल्ट लॉ, कहाँ पर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था देख चुके हैं यार अभी, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ गए थे, तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप जाते हो, जैसे गांधी जी साबरमती से दांडी में गए थे, तो दांडी में उन्होंने सॉल्ट लॉ का वोलेट किया था, तो ऐसे वो तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम गए थे, तो वेदरान्यम में उन्होंने सॉल्ट लॉ का वोलेशन किया होगा, ठीक है। इससे जीडी के लिए क्लास करा दो यार, टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके मैं काम कर रहा हूँ, खासकर जो सीजल 2025 वाले बच्चे हैं और जितने भी आगे के सीजल 2025 के हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो जो है आपको इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा उसमें, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेन फाउंडर कौन था, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वैसे, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। हु वॉज दी वॉइस ऑफ इंडिया व्हेन गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च, तो जब दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया तो कौन था वॉइस रहा, बड़ा आसान है। तो इरविन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला है द ऑल इंडिया किसान सभा, पढ़ाया नहीं है अभी, 1936 इसका आंसर होगा, सहजानंद सरस्वती बनाए थे, अभी पढ़ाया नहीं है। एक और क्वेश्चन लास्ट कर लो ये, ठीक है। क्या विलिंगडन नहीं होगा भैया, इरविन होगा। इरविन बताया थे कि इरविन को 11 डिमांड दी थी गांधी जी ने, नहीं माना था, तो फिर लॉन्च किए थे, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये तो हो ही नहीं सकता है विलिंगडन, तो विलिंगडन बाद में आया। विलिंगडन 1931 के एंड तक, 1931 के एंड 1931 तक आ चुका था विलिंगडन यहाँ पे, ठीक है। विलिंगडन जो है 1931 के एंड में आ चुका था, तो आप ये मान लो कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब विलिंगडन था, ठीक है। लेकिन दांडी मार्च जब हुआ था ना, और यह आपको पता है गांधी इरविन के पीछे पैक्ट साइन हुआ था, तभी तो उसके बाद ही तो सेकंड आरटीसी में पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि इरविन ने जैसे ही गांधी इरविन पैक्ट साइन किया उसके बाद वो चेंज हो गया, उसकी का नया वॉइस रहा गया था विलिंगडन, ठीक है। सरदार पटेल वॉज द लीडर ऑफ बारडोली 1928, ठीक है। चंपारण देख चुके हैं, तो बाकी आप करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लो, इन विच ईयर एंड विद वॉट एम वॉज साइमन कमीशन अपॉइंटेड, किस साल अपॉइंट किया गया था और किस उद्देश्य से अपॉइंट किया गया था। उद्देश्य छोड़ दो, ईयर ही एक ही है, 1927, टू करीबन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, ठीक है। तिनकठिया चंपारण है, ठीक है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो मेंस में भी आया है, देख रहे हो, जीडी में क्वेश्चन पूछा गया, जीडी के पेपर में जो चिल्लाते रहते हैं ना कुछ लोग, सर सीजल के क्वेश्चन लेके आओ, सर इसके लेके आओ, सर उसके लेके आओ, स्टेनो के लेके आओ, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसने लाया, भगवती चरण वोरा ने, ठीक है। चलो ये सूर्य सेन ने क्या लीड किया था बताओ जरा, सूर्य सेन ने क्या लीड किया था। सर एफ बस नहीं कर सकते हैं, पूरा बैच करना इंपॉर्टेंट है क्या सर, प्लीज़ बता दीजिए रक्षा जी। देखिए बैच में थोड़ा एलाबरेट चीज़ तरीके से चीज़ें करते हैं, बस ये फ़ायदा है ना। सूर्य सेन की अगर बात करेंगे तो मास्टर दा के नाम से जानते हैं इनको, और इन्होंने चिटगोंग आर्मरी रेड लीड की थी, है ना। चिटगोंग आर्मरी की जो रेड है वो मारी थी इन्होंने, वो लीड करी थी 1930 में, 1930 में, ठीक है। फिरोज शाह कोटला में क्या बना था, HSRA बनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन करो 1928, ये भी कर लेंगे यार, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू, ठीक है, खुद से करेंगे, सब आसान से क्वेश्चन है, ये तो जितने करने थे कर चुके हैं, है ना। ये PDF आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास नोट और PYQ बेस्ड चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाएंगी। इसी के अंदर कंप्यूटर का बैच ही मिल जाएगा, इसी के अंदर नोट्स, इसी के अंदर इंग्लिश का बैच, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंग्लिश का बैच अगर अलग से लेना है आपको तो डेमो वीडियोस पढ़ें, देख के ले सकते हैं, ठीक है। सर कलुआ कारीगर को मिस नहीं कर रहे हैं बेटा, मिस तो कर रहे हैं, अब पता नहीं कलुआ कारीगर कहाँ गया। एक बार ईमेल आया था मेरे पास, मेल आया था कि सर मैं कलुआ कारीगर हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, इस तरह से। गोडसे क्यों मारा था गोली बताएंगे ना जब गोडसे आएगा 1947 में, कल के लेक्चर में देखेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा सब, ख़त्म मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह सब, ठीक है। ओम प्रकाश जी बायोलॉजी हो चुकी है, बस इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स बचा है और स्टैटिक GK बचा है और फिजिक्स बचा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक GK और फिजिक्स, थोड़ा सा करेंगे एनवायरनमेंट भी।
आयरन एज फाउंड इन तमिलनाडु। वीडियो एंड मतलब तमिलनाडु में आयरन एज वही है जो आपका मेगालिथ था। मेगालिथ वही था, आप मान के चलो कि 1500 BC का जो टाइम पीरियड चल रहा था, 1500 BC का टाइम, ठीक है। मेगालिथ जो था वही। रेंस लियाटी, मैं इस साल 22 का होऊंगा सर, मुझे अपनी एज की चिंता रहती है। किस एज में सीजीएल जैसी जॉब लेके रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने बहुत लेट नहीं कर दिया जॉब लेने में? प्लीज़ हेल्प कीजिए, नीड मैच्योर आंसर, प्लीज़ रिप्लाई सर। वही साल 22 के हो जाओगे। पहली बात तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। दूसरी बात यह है कि सीजीएल जैसी जॉब को लेके रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने बहुत लेट कर दिया। तो उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पे मतलब है क्या कि आपको अपने सोर्सेज को लिमिट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं ऑडियो डालता हूँ डेली बेसिस पे कि आप जान पाएँ। जैसे कल मैंने एक स्टूडेंट का डाला था, श्रेया, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला उसने, ट्यूशन्स भी पढ़ा रही थी, ठीक है, घर का खर्चा चलाने के लिए, और फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने क्रैक किया, अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर रखा, ठीक है। जैसे जीके में से मतलब हर सब्जेक्ट में एक सोर्स को फॉलो करना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्डवर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क आपने करना ही होगा, रिवीजन आपने देने ही होंगे। कंपटीशन टफ़ है, नो डाउट, आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना टफ़ है। तो अगर आपको एज लेना है दूसरों से तो फिर आपको हार्डवर्क करना होगा। किसी को भी कुछ भी ठीक है, अब चाहे पेपर के बाद आप कुछ भी बोल लो, किसी को बोल लो, उससे कुछ होने जाना वाला है नहीं, ठीक है। मेन ये है कि आप पहले इतनी प्रिपरेशन रखो, ठीक है, तगड़ी लेवल की, कि आप अनडिफिटेबल रहो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाकी एग्ज़ाम्स के भी फॉर्म डालो, सिर्फ एसएससी पे ही मतलब सीजीएल पे ही रिलाई मत रहो। सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी बाकी एग्ज़ाम आ रहे हैं सब दो, मैं बार बार कहता हूँ, बिकॉज उसका मेन उद्देश्य ये है आपको बहुत सारे इंसाइट्स पता चलते हैं, बहुत सारी चीज़ जानने को पता चलती हैं जो आप एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले ही उनको सुधार सकते हो, जो कि आपको मॉक में भी नहीं पता चलती हैं, वो चीज़ आपको एक एग्ज़ाम दे के पता चलती हैं। तो बाकी एग्ज़ाम के जब फॉर्म भरते हो तो उससे आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं कि बच्चा ये चीज़ें मुझे गलतियाँ एक्चुअल एग्ज़ाम में नहीं करनी है। कि एक कोई है कि लेट हो गया एग्ज़ाम में जाने से, तो अब उसको एक बार सीख मिल जाएगी भाई अब लेट नहीं होना है। पेपर में नर्वस हो गया तो अब उसको सीख मिलेगी कि नर्वस नहीं होना है। कि पेपर में यार मैं देखता हूँ क्वेश्चन तो ब्लैंक हो जाता है, तो ब्लैंक नहीं होना है, कैसे नहीं होना है। तो वो सारी चीज़ों में बहुत हेल्प होती है। और बाकी तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं, आपको अपना दिन मैनेज करना होगा। टाइम तो उतना ही है 24 घंटे सबके पास, आप कैसे उसको मैनेज करते हो, कैसे फोकस्ड पढ़ाई करते हो, कैसा कितना फोकस्ड रहते हो, कितना डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वो फ्लो स्टेट अचीव करते हो, नहीं होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, हाउ टू अचीव फ्लो स्टेट। आप हमें होम ट्यूशन दे दो, क्यों नहीं। चलो भाई, थैंक यू। अब मुझे खाना वाना खाना है, बिकॉज आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है। और मम्मी की डांट खा के बस मैंने क्लास शुरू करी है। सिर्फ खाया है तो मम्मी की डांट, कि मम्मी बोली नाश्ता कर लो, मैंने कहा नहीं करूँगा, लेट हो रहा है क्लास को। चलो भाई, तो अभी जाते हैं, खाते वाते हैं कुछ, है ना। थैंक यू सर। आप तो बिग बैंग के टाइम से हो, तो आपका नेम फ्रीडम फाइटर लिस्ट में क्यों नहीं है? बस यार कभी अपने को इंटरेस्ट ही नहीं रहा नाम वाम दर्ज करवाने का हिस्ट्री बुक्स में, है ना। चलिए भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सर। क्लास के टाइम नींद लगती है सर, क्या करूँ। रात में ढंग से सो, ठीक है, और थोड़ी सी एक्साइटमेंट रखो पढ़ने के लिए। नेगोटेशन सर भूल गया, सही हो गया क्या? अभी सही तो नहीं हुआ मतलब पूरी तरीके से। यस, जवाहरलाल नेहरू गेव द टाइटल ऑफ रानी टू गैदन लीव। तेज बहादुर सप्रू मेडिकल कॉलेज है प्रयागराज में, हाँ। चलो भाई चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।